थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट हम लोगों ने एक वीडियो डाला था प्रतीक सर के साथ, जहां पर हम लोगों ने रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी अकाउंटेंसी क्लास 11th। मैंने वहां पर बच्चों को बोला था कि मेरे सारे के सारे वन शॉट्स डिटेल में ऑलरेडी इस चैनल पर एग्जिस्ट करते हैं और मैं प्रैक्टिकल अप्रोच से इस साल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रतीक सर ने आपकी रिवीजन कराने का जिम्मा उठाया और पहला लेक्चर डाला था अकाउंटिंग इक्वेशन का। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लो। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने वहां बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स और जेन्युइन कमेंट्स अपने भेजे हैं, मैंने देखे हैं, सर ने देखे हैं, फीडबैक दिए हैं, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। एंड बच्चों को वो लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया, आप लोगों को वो लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया। आज हम इस सीरीज के सेकंड लेक्चर पर आ गए विच इज जर्नल। मैं आपको ना एक मैंने जर्नल का वीडियो देखा है, सर का देखा है, पीपीटी देखी है। जो मेहनत सर ने पीपीटी बनाने में किया ना, शायद मैं भी नहीं कर पाता। ये इस 1 घंटे के अंदर शायद ही ऐसी कोई एंट्री होगी जो सर ने मिस आउट की होगी। अगर आप जर्नल 0 पर हो तो भी आप 100 लेवल पर पहुंच जाओगे, और अगर आप ऑलरेडी 100 लेवल पर हो तो 1 घंटे को आप 1.5x स्पीड पर देखोगे तो ये 45 मिनट के अंदर आपका ये लेक्चर एकदम ब्रशअप हो जाएगा एंड रेडी फॉर योर मिड टर्म एग्जाम और फॉर योर फाइनल एग्जाम, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो ये एक इतना इंपॉर्टेंट रैपिड रिवीजन लेक्चर हम लोगों ने बना दिया है। साथ साथ असाइनमेंट भी आपको मिलेगा जो कि रैपिड रिवीजन का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो भैया देखो, मैं ये कहता हूं कि आपको एक बारी और प्यारे प्यारे कमेंट्स इस लेक्चर को देखने के बाद जरूर लिखने हैं। पहले लिख सको तो बहुत अच्छी बात, बाद में लिखने हो बाद में लिख देना, लेकिन इस लेक्चर को जरूर देखना मेरे कहने पर। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ओवर टू प्रतीक सर। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जर्नल। वेलकम बैक टू आवर रैपिड रिवीजन सीरीज ऑफ क्लास 11th। आज के इस सेशन में बच्चों हम एक ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसके बिना पूरी अकाउंटेंसी ही अधूरी है। एक ऐसा चैप्टर जिसका नाम सुनते ही बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, दैट इज जर्नल। क्योंकि बच्चों को यह समझ नहीं आता कि एक एंट्री के अंदर डेबिट क्या करें और क्रेडिट क्या करें, और कुछ एंट्रीज तो बच्चों के लिए बाउंसर की तरह सर के ऊपर से जाती है। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपका भी यही हाल है तो इस रैपिड रिवीजन सेशन के अंदर जुड़ जाइए, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम जर्नल को मक्खन की तरह क्लियर कर देंगे। क्योंकि जर्नल को समझना बच्चे अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटेंसी के करियर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जुड़ जाइए बच्चों, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम करते हैं चैप्टर की शुरुआत। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर जर्नल बला क्या है। देखो बच्चे, आपके घर के पास एक ग्रोसरी शॉप तो जरूर होगी। अगर आप उस ग्रोसरी वाले अंकल के बारे में सोचो तो कोई उनसे कैश देके चावल लेके जा रहा है, कोई यूपीआई करके बिस्किट लेके जा रहा है, कोई उधारी पे दूध लेके जा रहा है। तो क्या अंकल सारी बातें माइंड में रखते होंगे? बिल्कुल नहीं। वो उन्होंने अपनी एक डायरी बना रखी होगी और वो उस डायरी के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड करते होंगे। उसी डायरी को अकाउंटिंग की भाषा में बोलते हैं बच्चे जर्नल। इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले अकाउंटेंसी के अंदर जब आप ट्रांजैक्शन को जिस बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हो उसी को बोलते हैं बच्चे जर्नल। आइए समझते हैं एक एक करके इसके कंसेप्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले अगर मैं जर्नल के फॉर्मेट की बात करूं तो जर्नल के अंदर आप हमेशा एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हो बच्चे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब डेट वाइज। 1 अप्रैल की एंट्री पहले आएगी, देन 2 अप्रैल, देन 3 अप्रैल, देन 4 अप्रैल। और अगर मैं बात करूं जर्नल के फॉर्मेट की बच्चों, तो यहां पे सबसे पहला कॉलम आता है बच्चे आपका डेट का। दैट इज जिस दिन आपकी घटना घटी, मतलब जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन करी वो डेट यहां पे आ जाएगी। उसके बाद ये पर्टिकुलर कॉलम में आप लिखते हो कौन सा अकाउंट आपका डेबिट होगा एंड कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है बच्चे इसको बोलते हैं नरेशन। ये वो चीज है जो एक इवेंट को, एक ट्रांजैक्शन को डिस्क्राइब करती है कि उस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हुआ। उसके बाद आपका आता है बच्चे एलएफ का कॉलम। एलएफ मतलब होता है बच्चे लेजर फोलियो। आपने ये वाला अकाउंट कौन से पेज नंबर पे बना रखा है, ये वाला लेजर कौन से पेज नंबर पे बना रखा है, वो आप पेज नंबर यहां पे लिख देते हो। देन आपका आता है बच्चे डेबिट का कॉलम, देन आपका क्रेडिट का कॉलम। यहां पे आप डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट का अमाउंट लिख देते हो, जो कि ऑब्वियस सी बात है, एज पर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल आपका हमेशा सेम रहता है, क्योंकि आपका डेबिट का एस्पेक्ट और क्रेडिट का एस्पेक्ट हमेशा इक्वल होता है, आपको पता ही है। अब आते हैं बच्चे हमारे रूल्स के ऊपर। हम कौन से रूल्स फॉलो करेंगे जब हमें जर्नल एंट्रीज को पास करना होगा। देखो बच्चे, हम अकाउंटिंग करेंगे मॉडर्न रूल्स के हिसाब से। अब यहां पे आपको 2 टीमें याद रखनी है बस। एक तो टीम ए दैट इज एसेट्स एंड एक्सपेंसेस की, और एक टीम बी दैट इज कैपिटल लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू की। यहां पे टीम ए का रूल सेम रहेगा और टीम बी का रूल भी सेम रहेगा। टीम ए दैट इज एसेट्स एंड एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो होंगे डेबिट, और जब भी डिक्रीज होंगे तो होंगे बच्चे क्रेडिट। सिमिलरली अगर मैं टीम 2 की बात करूं, दैट इज कैपिटल लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू, यहां पे इनका रूल सेम रहेगा। ये बढ़ने पे होंगे बच्चे क्रेडिट एंड कम होने पे होंगे बच्चे
डेबिट। और अब बात करते हैं बच्चे आपकी दो तरह की एंट्रीज होती हैं, एक तो होती है सिंपल एंट्री, एक होती है कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री वो होती है बच्चे जहां पे आपके एग्जैक्टली दो ही अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट हो रहे होते हैं, दैट इज एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट, उसको बोलते हैं बच्चे आपकी सिंपल एंट्री। और अगर मैं कंपाउंड एंट्री की बात करूं तो जहां पे आपके एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे होते हैं या क्रेडिट हो रहे होते हैं, उसको बोलते हैं बच्चे कंपाउंड एंट्री। ऑब्वियसली बात है दोनों एंट्रीज के अंदर चाहे सिंपल एंट्री हो चाहे कंपाउंड एंट्री हो, डेबिट का टोटल विल बी इक्वल टू दी क्रेडिट का टोटल। ठीक है बच्चे, तो अभी तक हमने जो भी रूल्स बच्चे याद करे, जो भी फॉर्मेटिंग याद करी, उसको बच्चे अपने माइंड में रखना है। ये रूल्स आप कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि जब भी मैं आगे जाके कोई भी एंट्री डिस्कस करूंगा तो मैं इन्हीं रूल्स के बारे में बात करूंगा, इन्हीं रूल्स की रेफरेंस लूंगा। तो यहां पे बच्चे आपको ये रूल्स अपने माइंड में रखने हैं। अब बढ़ते हैं बच्चे अपनी एंट्रीज की तरफ। सबसे पहले आता है बच्चे स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, बैंक या एनी अदर एसेट। जब भी आप कोई भी एसेट से अपना बिजनेस शुरू करेंगे बच्चे, तो ऑब्वियसली बात है आपका एसेट इंक्रीज हो जाएगा, और एसेट इंक्रीज होने पे क्या होता है बच्चे, डेबिट। आपने भी पढ़ा था। सिमिलरली जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, चाहे कैश से कर रहे हैं, चाहे बैंक से कर रहे हैं या एनी अदर एसेट से कर रहे हैं, तो आपकी कैपिटल भी बच्चे इंक्रीज हो जाएगी, और कैपिटल इंक्रीज होने पे होता है बच्चे क्रेडिट। तो यहां पे बच्चे आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, इधर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इन एनी केस आप कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं। अगर आप कैश बैंक मशीनरी सब कुछ लेके आ रहे हैं तो आपकी सबसे पहली एंट्री पास हो जाएगी बिजनेस के अंदर, ये वाली। सेकंड, अगर मैं अपने कैश को बैंक में डिपॉजिट करवा देता हूं तो यहां पे बच्चे आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। बैंक आपका एक एसेट है, जैसे जैसे आपका कैश एसेट माना जाता है, सिमिलरली आपका बैंक भी बच्चे एसेट माना जाता है। तो यहां पे बच्चे बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। एक एसेट बढ़ रहा है और एक दूसरा एसेट कम हो रहा है, कैश मेरा कम हो रहा है, मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे एक एसेट बढ़ रहा है मतलब डेबिट, और दूसरा एसेट मेरा कम हो रहा है मतलब क्रेडिट। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पे बच्चे मैंने नरेशन भी लिखी हुई है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू दी बैंक। सिमिलर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जो अमाउंट यहां पे लिखोगे वही सेम अमाउंट आप यहां पे लिखोगे। ठीक है जी, आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चे हमारे परचेज एंड सेल्स की ट्रांजैक्शन के ऊपर। हमें बच्चे सबसे पहले ये समझना होगा कि परचेज अकाउंट में कहां पे वर्ड यूज कर सकता हूं एंड सेल्स अकाउंट मुझे कहां पे वर्ड यूज करना है। देखो बच्चे, जब भी आप अपने गुड्स की परचेज करोगे, गुड्स क्या होता है बच्चे, आपको जैसे लेट से आपका बिजनेस है ये पेन बेचने का, तो आपके लिए ये बच्चे पेन गुड्स हैं। अगर आप इसके अलावा कुछ और परचेज कर रहे हैं तो वो आप गुड्स नहीं मान सकते। तो वहां पे मतलब आप परचेज अकाउंट वर्ड यूज नहीं कर सकते। मतलब जब मैं ये पेन खरीदूंगा तो मैं परचेज अकाउंट वर्ड यूज करूंगा, बट अगर मैंने मान लो ये स्मार्ट बोर्ड या एसी खरीद लिया तो वहां पे मैं ये फिक्स्ड एसेट का नाम ही यूज करूंगा, दैट इज स्मार्ट बोर्ड अकाउंट, एसी अकाउंट। वहां पे मैं परचेज अकाउंट वर्ड नहीं लिख सकता। सिमिलरली जब मैं अपने गुड्स की परचेज करूंगा तो वहां पे ऑब्वियसली बात है परचेजेस मेरा खर्चा होता है बच्चे, और खर्चे क्या होते हैं बच्चे, आपने अभी पढ़ा था, दैट इज डेबिट। तो यहां पे बच्चे परचेज को मैं खर्चा मान के डेबिट कर दूंगा। सिमिलरली या तो मैं ये परचेज कैश में करूंगा या उधारी पे करूंगा। अगर मैं कैश पे करूंगा बच्चे तो मेरा कैश बैलेंस कम हो जाएगा, तो यहां पे कैश इज एन एसेट, एसेट कम होने पे बच्चे क्रेडिट। तो यहां पे बच्चे कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सिमिलरली कैश की जगह बैंक भी हो सकता है। और अगर मैं इसको उधारी पे खरीदूं तो यहां पे बच्चे मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और लायबिलिटी बढ़ने पे क्या होता है बच्चे, क्रेडिट। तो वो भी उस केस में भी आप क्या करोगे, उस क्रेडिटर का नाम बच्चे क्रेडिट कर दोगे। तो एंट्री हो जाएगी बच्चे परचेजेस टू कैश अगर कैश में खरीद रहे हो, तो परचेजेस टू क्रेडिटर अगर आप उधारी पे खरीद रहे हो। सेकंड आता है बच्चे आपका सेल्स अकाउंट। जैसे मैंने आपको परचेज अकाउंट के बारे में बताया कि परचेज अकाउंट आप वहां पे वर्ड यूज करते हो जहां पे आप अपने गुड्स की परचेज करते हो। सिमिलरली सेल्स अकाउंट आप वहां पे वर्ड यूज करते हो बच्चे जहां पे आप अपने गुड्स की सेलिंग करते हो। जैसे अगर मान लो मैं ये पेन को बेचूंगा तो पेन के लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, सेल्स अकाउंट। अगर मैंने एसी बेच दिया या मैंने स्मार्ट बोर्ड बेच दिया तो वहां पे मैं सेल्स अकाउंट वर्ड नहीं लिख सकता। वहां पे मेरे को उस एसेट का नाम ही लिखना होगा, दैट इज स्मार्ट बोर्ड अकाउंट, एसी अकाउंट। तो यहां पे बच्चे एंट्री क्या बन जाएगी, अगर मैं कैश में बेच रहा हूं तो मेरा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, और सेल मेरे लिए क्या है बच्चे, इनकम। इनकम क्या होती है बच्चे आपकी क्रेडिट, और कैश बैलेंस बढ़ने पे क्या होता है बच्चे, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अगर मैं इसको उधारी में बेच रहा हूं बच्चे तो वहां पे उस केस में क्या हो जाएगा बच्चे, आपका डेटर का अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। आपको आज पैसे नहीं मिल रहे, आपको आगे जाके पैसे मिल जाएंगे, उसको बोलते हैं बच्चे डेटर। तो यहां पे बच्चे डेटर भी क्या होता है आपका एक एसेट, और एसेट बढ़ने में क्या होता है बच्चे आपका डेबिट। तो आप उस केस में एंट्री कर दोगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अगर मैं बात करूं बच्चे परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न की, तो वहां पे उस केस में आपके जैसे परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था, सिमिलरली परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चे आपका क्रेडिट। तो यहां पे एंट्री क्या कर दोगे बच्चे आप, जैसे आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, जब आप गुड्स वापस ही भेज दोगे तो आपकी लायबिलिटी कम होगी, और लायबिलिटी कम होने पे क्या होता है बच्चे आपका डेबिट। तो आपका क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर आपने कैश में खरीदे थे और आपने वो वापस कर दिया तो आपका कैश वापस आ जाएगा, तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। तो कैश बढ़ने में क्या होता है बच्चे आपका
डेबिट। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न या आपका क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सिमिलरली अगर मैं सेल रिटर्न की बात करूं तो जो अब आपने बेचा था, आपने अपनी इनकम जनरेट करी थी, तो इनकम बढ़ने पे क्या हुआ था आपका क्रेडिट। अब आप जब वापस करोगे तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगा बच्चे आपका डेबिट। तो आपने जब वापस करे उधारी पे तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे, सेल रिटर्न डेबिट टू डेटर अकाउंट। अगर आपने लेट्स से कैश में बेचे होते तो आपको कैश भी देना पड़ता, तो वहां पे एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे, सेल रिटर्न डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो ये था बच्चे परचेजेस एंड सेल्स और परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न का कंसेप्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब बच्चे नेक्स्ट आता है, जैसे मैंने आपको बताया था जब मैं अपने गुड्स की परचेज करता हूं तो वहां पे तो मैं परचेज अकाउंट वर्ड लिखता हूं, बट मैंने आपको अभी भी बताया कि जब मैंने ये स्मार्ट बोर्ड खरीदा, मैंने जब ये एसी खरीदा, वहां पे मैं परचेज अकाउंट वर्ड नहीं लिख सकता, वहां पे मेरे को फिक्स्ड एसेट का नाम ही लिखना होगा बच्चे। तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज फिक्स्ड एसेट आपका एक एसेट है, एसेट बढ़ने पे क्या हो जाएगा बच्चे, डेबिट। सिमिलरली जब आपका कैश बैलेंस कम हो जाएगा या बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो एसेट कम होने पे क्या होता है बच्चे, आपका क्रेडिट। तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, अगर आपने कैश में खरीदा। अगर आपने उधारी पे खरीदा तो वहां पे आप उस वेंडर का नाम लिख दोगे, अगर आपने उधारी पे खरीदा तो वेंडर आपकी लायबिलिटी बन जाएगा, और लायबिलिटी बढ़ने पे क्या होता है बच्चे, आपका क्रेडिट। ऐसे ही बच्चे आपने हर एक एंट्री का लॉजिक याद करना है कि एक एंट्री के अंदर डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि और मैंने अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने हमेशा एंट्री को अपने मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंगली सोच के बना रहा हूं, तो यहां पे बच्चे आपने भी उसी तरीके से सोच के बनाना है। अब बात करते हैं बच्चे, जब मैं अपने फिक्स्ड एसेट को बेचूंगा तो यहां पे जब भी मैं अपने फिक्स्ड एसेट को सेल करूंगा बच्चे, तो वहां पे मैं सेल्स अकाउंट वर्ड यूज नहीं कर सकता, मेरे को उस फिक्स्ड एसेट के नाम से ही एंट्री को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब जब मैं उसको सेल करूंगा तो या तो मेरा कैश बैलेंस बढ़ेगा या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, या अगर मैंने उधारी में बेचा तो वो जिसको मैंने बेचा उसका नाम मैं क्या कर दूंगा बच्चे, डेबिट, क्योंकि वो भी मेरे लिए क्या है बच्चे, एसेट है। तो यहां पे बच्चे उस एसेट को मैं डेबिट कर दूंगा, कैश, बैंक या परचेजर। सिमिलरली जो मेरा फिक्स्ड एसेट चला गया तो मेरा एसेट कम हो गया बच्चे, और एसेट कम होने पे क्या होता है बच्चे, आपका क्रेडिट। तो यहां पे फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चे, क्रेडिट, वो भी बुक वैल्यू से। अब यहां पे खेल आता है बच्चे आपका लॉस या गेन का। जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट को बेचोगे तो यहां पे या तो आपको लॉस होगा या तो आपको गेन होगा। तो इस केस में अगर आपको लॉस हुआ तो आपको पता है एक्सपेंसेस लॉसेस क्या होते हैं बच्चे, आपके डेबिट, और अगर आपको गेन हुआ तो आपको पता है गेन और इनकम क्या होती है बच्चे, आपकी क्रेडिट। तो यहां पे उस केस में आप लॉस को डेबिट कर दोगे और गेन को क्रेडिट कर दोगे, जो भी आपको होगा उस एंट्री के अंदर। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं जब भी मेरे को किसी डेटर से पेमेंट रिसीव होगी। अब यहां पे जब भी आप कोई पेमेंट रिसीव करोगे तो आपका कैश या बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब यहां पे कैश या बैंक आपके लिए एसेट है, एसेट बढ़ने पे क्या होता है बच्चे, आपका डेबिट। सिमिलरली जब मेरे को पेमेंट मिलेगी तो डेटर मेरा कम हो जाएगा क्योंकि उसने मेरे को पेमेंट कर दी। अब यहां पे मेरा डेटर क्या था, एसेट, एसेट कम होने पे क्या होता है बच्चे, क्रेडिट। तो यहां पे डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहां पे आपको कुछ डिस्काउंट भी देना पड़ सकता है, तो डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा आपके लिए, खर्चा, और खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। तो यहां पे आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, जो भी आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। और जब भी मेरे को किसी क्रेडिटर को पेमेंट करनी होगी तो उस केस में मेरा कैश या बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और कैश या बैंक बैलेंस कम होने पे मतलब क्रेडिट। तो यहां पे कैश या बैंक क्रेडिट कर दूंगा, और क्या पता मेरे को भी कोई डिस्काउंट मिल जाए, तो वहां पे अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो डिस्काउंट मिल भी सकता है कभी मेरे को। तो यहां पे डिस्काउंट रिसीव क्या हो जाएगी मेरे लिए, इनकम, और इनकम मान के मैं डिस्काउंट रिसीव को कर दूंगा क्रेडिट। तो यहां पे डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट हो गया, और जब मैं क्रेडिटर को पेमेंट कर दूंगा तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, और लायबिलिटी कम होने पे मतलब डेबिट। तो यहां पे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट साथ में आ जाएगा, अगर आपने डिस्काउंट भी आपको मिल गया तो। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट का कंसेप्ट। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट होता क्या है। जब भी आपको अपनी क्वांटिटी को ज्यादा सेल करना होता है बच्चे तो आप वहां पे वर्ड यूज करते हो ट्रेड डिस्काउंट। जैसे लेट्स से अगर मान लो हम कोई चावल खरीदने जाते हैं, लेट्स से, तो चावल जब खरीदने जाते हैं तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर आप 12 किलो चावल लोगे तो आपको ये रेट लग जाएगा, 15 किलो लोगे तो आपको ये रेट लग जाएगा, और 20 किलो लोगे तो आपको रेट और कम लग जाएगा। मतलब वो अपने रेट गिराता रहता है जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होती रहती है। तो जब भी आपकी क्वांटिटी से जुड़ा हुआ जो डिस्काउंट मिलता है आपको, उसको बोलते हैं बच्चे आपका ट्रेड डिस्काउंट। ये आपकी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता, बट हाँ आप अपने लिस्ट प्राइस में से माइनस करके इसको एंट्री पास करते हो। सेकंड आता है बच्चे आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट से डिफरेंट कैसे होता है, ये आपको तब देना पड़ता है जब आपको अपनी पेमेंट जल्दी निकलवानी हो। ट्रेड डिस्काउंट तब देना पड़ा था जब मेरे को अपनी क्वांटिटी ज्यादा सेल करनी पड़ी, और यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी तब देना पड़ा जब मेरे को अपनी पेमेंट जल्दी लेनी हो किसी से, तो वहां पे मेरे को कैश डिस्काउंट देना पड़ता है। इसको आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड आता है बच्चे आपकी रिबेट। रिबेट वो होती है जब आप अपने गुड्स बेच देते हो तो वहां पे जब आपको देनी पड़े। जैसे लेट्स से मैंने अपने गुड्स किसी को बेचे तो वहां पे मेरे गुड्स निकले डिफेक्टिव, या मेरे गुड्स निकले पुअर क्वालिटी के, या जैसे उसको चाहिए था, जो मैंने स्पेसिफाई कर रखा था उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैंने उसको नहीं बेचे,
तो यहां पे बच्चे मैं अपनी सेल को वापस लेने की बजाय जो मैंने बेचा, मैंने सोचा यार वापस भेजेगा वो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मैंने उसको अपना थोड़ा सा कंसेशन दे दिया अपनी तरफ से। तो उस कंसेशन को, उस थोड़े सा प्राइस रिडक्शन को बोलते हैं बच्चे रिबेट। अब मान लो अगर मैंने 100 शर्ट सेल करी किसी को और 200 रुपए पर शर्ट के हिसाब से मैंने प्राइस लगाया और उन सारी शर्ट्स का कलर फेड निकला, तो यहां पे मैंने सोचा भाई वो मेरे को सारी शर्ट वापस कर देगा, तो मैंने उसको बोला भाई तू 50 रुपए कम दे दियो पर शर्ट पे, बट ये माल तो अपने पास रख ले। अब जो मैंने 50 रुपए कम कर दिया ना, इसको बोलते हैं बच्चे क्या, रिबेट। अब ऑब्वियसली बात है सेलर के लिए क्या है, जो बंदा बेच रहा है, जो रिबेट दे रहा है, उसके लिए क्या है बच्चे, लॉस है। ठीक है, तो मैं अपना लॉस मान के उसको डेबिट कर दूंगा। अब सिमिलरली जिस बंदे को रिबेट मिल रही है उसके लिए फायदा है, अब इस फायदे को मान के वो क्या कर देगा बच्चे, क्रेडिट। और सेकंड आता है बच्चे आपकी रिबेट की एंट्रीज। मैंने आपको बताया था रिबेट जब भी आप किसी को देते हो तो आपके लिए बच्चे खर्चा है, लॉस है, और लॉसेस क्या होते हैं बच्चे, आपके डेबिट। तो इसलिए रिबेट अलाउड क्या बन जाएगा बच्चे, आपके लिए लॉस मान के डेबिट कर दोगे। सिमिलरली आपको उस कस्टमर से पैसे भी अब कम मिलेंगे। ठीक है, तो आपका डेटर कम हो गया। डेटर क्या होता है बच्चे, आपका एसेट। एसेट कम होने पे बच्चे क्रेडिट। तो यहां पे आप उस कस्टमर को क्या कर दोगे, क्रेडिट। और थर्ड आता है बच्चे आपकी, जब आपने किसी से रिबेट ली तो यहां पे उस केस में आपको रिबेट मिली, तो रिबेट मिलना मतलब गेन होना, फायदा होना, तो यहां पे आप उसको फायदा मान के क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो यहां पे रिबेट रिसीव अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और सिमिलरली यहां पे भी अब आपको उस सप्लायर को पेमेंट कम करनी है, तो यहां पे जब पेमेंट कम करोगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, और लायबिलिटी कम होने पे बच्चे डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी सप्लायर टू रिबेट रिसीव। ये थी बच्चे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट की एंट्री। स्टेट डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। जो भी आप डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड में जो अमाउंट लिखते हो उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। सिमिलरली रिबेट की एंट्रीज मैंने आपको बता दी। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है बच्चे आपकी बैड डेट से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन। बच्चे बैड डेट क्या होता है, जब भी आपने किसी डेटर से अमाउंट लेना होता है, डेटर से पैसे लेने होते हैं और वो आपके पैसे देने से मना कर दे या वो कैपेबल ही नहीं है पैसे देने के लिए, तो बच्चे मतलब गवर्नमेंट ने उसको बैड डेट डिक्लेयर कर दिया या गवर्नमेंट ने उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, तो उस केस में आपको मानना पड़ेगा कि आपको अपने डेटर से पैसे नहीं मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपना डेटर कम कर देंगे, क्योंकि डेटर से पैसे मिलने नहीं है। तो डेटर कम होने पे मतलब एसेट कम हो गया, और एसेट कम होने पे बच्चे क्या होता है आपका, क्रेडिट। सिमिलरली बैड डेट मेरे लिए क्या है बच्चे, लॉस है। लॉस क्या होता है बच्चे, आपके डेबिट। तो बैड डेट अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चे, डेबिट। जब मैं अपने अमाउंट को बैड डेट डिक्लेयर कर दूंगा तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। मैं मान लूंगा मेरे को उस डेटर से पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब सेकंड आता है बच्चे, जब आपको उस बंदे से पार्शियल पेमेंट मिल जाए। अगर ये तो था जब आपको पूरी पेमेंट बैड डेट डिक्लेयर करनी हो तो आप एंट्री कर दोगे बैड डेट टू डेटर। जब आपको वो बंदा उसका ऑफिशियल स्टेट कहे कि मैं आपको 40 पैसा इन रुपी, 50 पैसा इन रुपी देने को तैयार हूं, बाकी पैसा मैं आपको नहीं दे सकता, तो यहां पे लेट्स से अगर वो कह रहा है 50 पैसा इन रुपी देने को तैयार है और मुझे उससे लेने हैं 10,000 रुपीज, तो 10,000 का 50 पैसा मतलब होता है 50%। तो 10,000 का 50% हो गया बच्चे 5,000। मतलब वो 5,000 मेरे को देने को तैयार है, 5,000 को मेरे को बैड डेट डिक्लेयर करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरा 5,000 मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 5,000 से अपना कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज कर दूंगा। और आपको पता ही है कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज होने पे एज यूजुअल डेबिट, तो यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सिमिलरली 5,000 का तो लॉस हो ही गया, तो यहाँ पे 5,000 से मैं अपना बैड डेट अकाउंट डेबिट कर दूंगा। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 5,000 टू डेटर अकाउंट 10,000। मेरा डेटर 10,000 से कम हो जाएगा। अब लास्ट आता है बच्चे बैड डेट रिकवर्ड। इसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसकी मैक्सिमम बच्चे एंट्रीज भी गलत करते हैं। बैड डेट रिकवर्ड बच्चे आपकी होती है इनकम। देखो बच्चे, आपने तो एक पर्सन को बैड डेट मान के अपनी बुक्स में से हटा दिया था। देखो बच्चे, आपने इस वाली एंट्री में भी डेटर अकाउंट क्या कर रखा है बच्चे, क्रेडिट। इस वाली एंट्री में भी आपने डेटर अकाउंट क्या कर रखा है बच्चे, क्रेडिट। मतलब आपने मान लिया आपको उस डेटर से पैसा नहीं मिलेगा। आज से 5 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद वो बंदा आपको आके पैसे दे देता है। तो अगर उसने आपको आके पैसे दे दिए तो उस केस में बच्चे वो आपकी इनकम मानी जाएगी। आप उस डेटर को दोबारा से रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है जी। तो आप उस केस में एंट्री क्या करोगे, आपको हमेशा याद रखना, उस केस में एंट्री हो जाएगी बच्चे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड आपकी इनकम है, इसलिए इनकम मान के आप उसको क्रेडिट कर दोगे। और कैश या बैंक में पैसे मिले तो कैश या बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चे, डेबिट। मैक्सिमम बच्चे एंट्री करते क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। वो सोचते हैं डेटर ने पैसे दे दिए। भैया आपने तो डेटर के अपनी बुक्स में से पहले ही हटा दिया था, आपने पहले ही मान लिया था इस डेटर से पैसे नहीं मिलेंगे। तो अगर मान लिया था, हटा ही दिया था ऊपर वाली एंट्री में, तो आपको अगर आज पैसे मिल गए तो आप उसको दोबारा से कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, आपकी बुक्स में तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए आपने उसको हमेशा बैड डेट रिकवर्ड से रिकॉर्ड करना है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये मैक्सिमम गलती है जो आप बच्चे करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे बच्चे। अब बात करते हैं बच्चे हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन की। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे चेक इन हैंड की। अब यहाँ पे चेक इन हैंड का मतलब क्या होता है, जब भी मान लो मेरे को किसी बंदे से चेक मिला, अब ऐसा तो है नहीं भाई, मेरे काम तो मेरे को रोज ही किसी ना किसी चेक मिलते रहते हैं। अब मैं डेली तो बैंक में जाके एक एक चेक तो जमा कराऊंगा नहीं, मैं सोचता हूँ चलो भाई 5 दिन बाद इकट्ठे चेक ले जाके जमा करवा दूंगा। अब यहाँ पे मेरे को कोई चेक देके चला गया और मैंने अपने पास रखा हुआ है, मैंने उसको अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, बट वो चेक इन हैंड से, अब देखो मैं उसको 5 दिन बाद जाकर रिकॉर्ड करवा रहा हूं,
बट आज के दिन मैं बैंक अपनी जर्नल के अंदर क्या एंट्री पास करूं, मुझे एंट्री तो पास करनी पड़ेगी जब मैंने चेक रिसीव करा। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अपना चेक इन हैंड के नाम से अपना एक एसेट क्रिएट कर दूंगा कि यहां पे मेरे पास एक चेक पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं इसको जाके जमा करवाऊंगा बट अभी नहीं करवा रहा, ठीक है। तो मैंने अपना एक एसेट क्रिएट कर दिया दैट इज चेक इन हैंड के नाम से। तो यहां पे चेक इन हैंड अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चे, आपका डेबिट। सिमिलरली उस बंदे ने तो आपको पैसे दे दिए, अब आपको अपना डेटर तो कम करना ही पड़ेगा, मतलब उसने चेक दे दिया आपको अपना डेटर कम करना पड़ेगा। और डेटर क्या होता है बच्चे, आपका एसेट, एसेट कम होने पे मतलब क्रेडिट। तो आपने अपना डेटर कम कर दिया, दैट इज डेटर अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो आपने पहली एंट्री क्या पास कर दी जब आपको चेक रिसीव हुआ, चेक इन हैंड टू डेटर अकाउंट। अब क्या करा बच्चे, आपने 4 दिन बाद 5 दिन बाद जाके उस चेक को जमा करवा दिया। अब जब आप उस चेक को जमा करवाओगे बच्चे, तो उस केस में आप क्या करोगे, इसकी रिवर्स एंट्री पास कर दोगे। जो आपने चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करा था, अपना एसेट क्रिएट करा था, अब उस एसेट को खत्म कर दोगे। तो चेक इन हैंड क्या हो जाएगा बच्चे, आपका क्रेडिट। अब आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चे, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू चेक इन हैंड। अब लेट्स से चेक बाउंस हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है चेक बाउंस हो गया, तो उस केस में मैं अपना डेटर दोबारा से बढ़ा दूंगा, क्योंकि भैया मेरा चेक बाउंस हो गया तो मेरा वो दोबारा डेटर बन गया। तो उस केस में मैं अपना डेटर दोबारा से बना दूंगा। और ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने अपना बैंक बैलेंस सेकंड एंट्री में इंक्रीज किया था, भाई मेरे बैंक में पैसे आ गए, मेरे बैंक में पैसे आ गए, बट एक्चुअल में पैसे आए ही नहीं, तो मुझे बैंक बैलेंस क्या करना पड़ेगा बच्चे, कम करना पड़ेगा। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे, डेटर टू बैंक अकाउंट। जो मेरा डेटर एसेट दोबारा बन गया, एसेट बनने पे बच्चे डेबिट। सिमिलरली बैंक बैलेंस कम हो गया, बैंक इज एन एसेट, एसेट कम होने पे क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी बच्चे, डेटर टू बैंक अकाउंट। लास्ट आता है बच्चे, अब ऑब्वियस बात है जब चेक बाउंस होता है ना, तो आपको कुछ बैंक चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे बच्चे आपके बैंक चार्जेस आपके बैंक अकाउंट से कट जाएंगे। तो आपने क्या करा, उन चार्जेस को अपना खर्चा मान के, अपना एक्सपेंस मान के डेबिट कर दिया, तो बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सिमिलरली आपके बैंक से पैसे कट गए तो आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, बैंक एसेट है, एसेट कम होने पे क्रेडिट। ऐसे ही बच्चे आपने हर बार मॉडर्न रूल्स को याद करते करते एंट्रीज करनी है। आपको अभी तक आपने देखा होगा, मैंने जितनी भी आपको एंट्रीज बताई, हर एक एंट्री में मैंने आपको हर एक डेबिट का, हर एक क्रेडिट का लॉजिक समझाया, उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली हमने डेबिट क्रेडिट करा। किसी भी एंट्री को रट्टा नहीं मारा कि भाई साहब सर चेक बाउंस की एंट्री को ना रट्टा मार लो, चेक बाउंस की एंट्री होती है डेटर टू बैंक, इसको रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, डेटर टू बैंक, डेटर टू बैंक, डेटर टू बैंक, डेटर टू बैंक। रट्टा नहीं मारना बच्चे। डेटर टू बैंक क्यों हुआ, आपको लॉजिक समझना है, क्योंकि डेटर दोबारा से बढ़ गया और बैंक बैलेंस आपका कम हो गया। मतलब आपको हर एक एंट्री का जब तक लॉजिक याद रहेगा, आप कोई भी एंट्री फ्रेम कर सकते हैं। अगर लॉजिक याद नहीं है तो मतलब आप जर्नल में क्या, आप पूरे अकाउंटेंसी में डूब चुके हैं, मतलब आपका कोई भी बेड़ा पार नहीं लगा सकता, ठीक है जी। अब हमने यहां पे जितने भी तरीके के हमने कंसेप्ट डिस्कस करे, ठीक है, आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन करवा देते हैं। अब यहां पे ना क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं ना, उसका अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं करा। तो यहां पे आप क्या करेंगे, जितने भी हमने अभी तक एंट्रीज पढ़ी है ना, उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपकी ये सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद बाकी बचे हुए कंसेप्ट को करेंगे, ठीक है जी। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये है बच्चे आपके सामने पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ जग्गू। जग्गू ये वही जग्गू है बच्चे जो छोटा भीम में था ना, उसी की बुक्स में हमने एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। आइए देखते हैं क्या है। जग्गू इंट्रोड्यूस कैश एज कैपिटल 1 लाख रुपए एंड गेव चेक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। जब भी कोई भी बंदा सेविंग अकाउंट से पैसे लेकर आता है ना, तो ये भी एक तरह से कैपिटल को इंट्रोड्यूस करना ही होता है बच्चे। तो यहां पे 1 अप्रैल को क्या करोगे, आप अपना कैश बैलेंस 1 अप्रैल को डेट डाल दोगे, और यहां पे आपने अपना कैश बैलेंस 1 लाख से इंक्रीज कर देना है। बैंक बैलेंस आपने 10 लाख से इंक्रीज कर देना, सॉरी, टू कैपिटल अकाउंट आपकी 11 लाख रुपए हो जाएगी। आपने 11 लाख से अपने बिजनेस की शुरुआत करी, तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए। यहां पे मैं 1 लाख लिख दूंगा, यहां पे मैं 10 लाख लिख दूंगा बच्चे, और यहां पे मैं 11 लाख लिख दूंगा बच्चे। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका सेकंड एंट्री, दैट इज परचेज गुड्स ऑफ 1 लाख रुपए अगेंस्ट चेक लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपको याद होगा, मैंने आपको हाल ही में बताया था कि आप जब भी परचेजेस का अकाउंट डेबिट करोगे, उसमें से आपने ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देना है। तो यहां पे मेरे पास जो 1 लाख की परचेज करी है मैंने बाय चेक, तो वहां पे मैं 10% लेस कर दूंगा। तो 1 लाख का 10% क्या होता है बच्चे, सिर्फ एक जीरो हटा दो। शॉर्ट ट्रिक है ये, किसी भी चीज का 10% निकालना हो, एक जीरो हटा दो, तो 1 लाख का 10% हो गया बच्चे 10,000 रुपए। तो यहां पे आपने मतलब 90,000 में गुड्स खरीदे हैं। तो यहां पे ऑब्वियस बात है कैश परचेज, सॉरी चेक परचेज है। तो यहां पे आप 2 अप्रैल को एंट्री क्या पास कर दोगे बच्चे, 2 अप्रैल को आपकी एंट्री हो जाएगी बच्चे परचेजेस अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट। यहां पे मतलब आपने परचेजेस टू बैंक एंट्री कर दी, दैट विल बी ऑफ 90,000 रुपीज। ठीक है जी, तो आपने यहां पे 90,000 से एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया। हाँ बच्चे कहेंगे यार सर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है। आई नो बच्चे, आई नो, आई टोटली एग्रीड, यहाँ पे मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, बट हाँ आपको समझ तो आ ही जाएगी, इतना तो है ही। ठीक है जी, चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 अप्रैल को आपकी एक और एंट्री हुई है बच्चे, इशूड चेक एज एडवांस फॉर मशीनरी, 1 लाख रुपए आपने भैया यहाँ पे मशीनरी के लिए एडवांस पे करा। तो आपने अगर किसी को एडवांस दिया तो भैया वो आपके लिए क्या बन गया बच्चे, एसेट। यहाँ पे बच्चे आपके पास मशीनरी नहीं आई है, आपने बस एज अ एडवांस दिया है मशीनरी लेने के लिए, तो आपके लिए वो एक एसेट बन जाएगा, दैट इज एडवांस फॉर मशीनरी के नाम से आप अपने एसेट को क्रिएट कर दोगे। और आपने चेक से पेमेंट करी है 2 अप्रैल को 1 लाख की, तो आप एंट्री कर दोगे बैंक से। तो यहाँ पे 2 अप्रैल को ही एंट्री हो जाएगी, दैट इज एडवांस फॉर मशीनरी, एडवांस फॉर मशीनरी टू बैंक अकाउंट। कितना बच्चे, 1 लाख रुपए। क्लियर है बच्चे, सिंपल है। 1 लाख यहां आ जाएगा और 1 लाख ही यहां आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑफ 2 लाख रुपीज लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट। 2 लाख का 25% होता है बच्चे 50,000 रुपए। ठीक है, तो 50,000 का आपका ट्रेड डिस्काउंट है वो मैं लेस कर दूंगा परचेजेस में से। तो यहां पे मेरे पास नेट परचेज आ गई बच्चे आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 1,50,000 की, एंड पेड इमीडिएटली अवेलिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। उसने उसी वक्त ही पे कर दिया, और जब आप उसी वक्त ही पे कर दोगे प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, आपको कैश डिस्काउंट भी रिसीव हो गया 2% का। तो आपने क्या करा, इसके लिए एक तरह से वर्किंग नोट बना लिया। तो वर्किंग नोट इसका कैसे बनता है बच्चे, आपका एक बार देख लो। यहां पे सबसे पहले आप लिखोगे बच्चे लिस्ट प्राइस। ठीक है, आपका लिस्ट प्राइस कितना था बच्चे, आपका लिस्ट प्राइस था एक तरह से यहां पे 2 लाख रुपए का। ठीक है, उसके बाद आपने उसमें से लेस कर दिया क्या बच्चे, ट्रेड डिस्काउंट कितना बच्चे, 50,000 रुपीज। तो यहां पे आपका लेस करने के बाद आ गया बच्चे आपका 1,50,000। उसके बाद आपने उसमें से लेस कर दिया क्या बच्चे, कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, दैट इज 1,50,000 का 2% होता है बच्चे 3,000 रुपए। तो आपने 3,000 वो लेस कर दिए, तो आपके पास नेट आ गया 1,47,000। तो आपने मतलब एक तरह से आपने पेमेंट करी होगी 1,47,000 रुपीज की। और यहां पे कहीं पे मैंने लिखा कि आपने बैंक से पेमेंट करी, तो आप इसको एज अ चेक से पेमेंट मान के ही चलोगे। ठीक है जी, तो आपने एक तरह से क्या कर दिया, आप ना उस केस में ये भी मान सकते हो कि आपने कैश या बैंक दोनों में से, मतलब एक तरह से आप स्लैश लगा के भी चल सकते हो। तो यहां पे आपने क्या करा, क्योंकि आपका कैश बैलेंस मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए ही है, तो यहां पे इसलिए आप उसको कैश स्लैश बैंक से भी एंट्री कर सकते हो। तो आपकी उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे, आपकी एक कौन सी डेट की एंट्री है, 3 अप्रैल की एंट्री है। तो आप 3 अप्रैल को एंट्री कर दोगे बच्चे परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना बच्चे, मैंने आपको बताया था 1,50,000। आपको यहां पे आपने पे कितना करा, कैश स्लैश बैंक। जब भी क्लियर ना हो तो कैश स्लैश बैंक दोनों लिख दिया करो। ठीक है, कितना पे करा बच्चे आपने, 1,47,000। और आपको इस केस में पूरा डिस्काउंट भी मिला है बच्चे। तो डिस्काउंट रिसीव इज योर इनकम, तो डिस्काउंट रिसीव का कर दोगे बच्चे आप, क्रेडिट कर दोगे 3,000 रुपए से। क्लियर है बच्चे, अब बढ़ते हैं बच्चे आगे। 7 अप्रैल को आपने एंट्री करी है सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट चेक 50,000। आपने राकेश को गुड्स बेचे बट आपको चेक मिला। अब बच्चे जब भी आपको चेक रिसीव होगा ना, तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपने वो चेक जमा कब करवाया। तो आपने आगे वाली एंट्रीज को जरूर रीड करना है कि आपको कहीं पे भी राकेश के चेक के बारे में कुछ बताया हुआ है। तो आपने देखा तो आगे पूरे भैया रमन के चेक की बात चल रही है, राकेश की चेक की बात नहीं चल रही है। तो आपने मतलब मान लिया कि 7 अप्रैल को आपको चेक मिला और 7 अप्रैल को ही आपने वो चेक को डिपॉजिट करवा दिया। तो आपने एंट्री क्या कर देनी है बच्चे, 7 अप्रैल को मैं एंट्री कर दूंगा, 7 अप्रैल को मैं एंट्री कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, सॉरी टू सेल्स अकाउंट, सॉरी आई एम सॉरी, टू सेल्स अकाउंट। मतलब आपने सेल करी थी ना, है ना, राकेश को आएगा, तो आपने सेल कर दी, सेल इनकम है, इनकम मान के क्रेडिट कर दूंगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक टू सेल 50,000 रुपए। ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने उसी दिन चेक को जमा करवा दिया। नेक्स्ट आता है बच्चे 10 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू रमन 25,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो मतलब 25,000 का 10% मतलब 2,500 रुपए। तो यहाँ पे 2,500 का मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो आपने रमन को अपना डेटर बनाना है, मतलब 25,000 में से 2,500 लेस करके, तो 22,500 से। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रमन टू सेल। 10 अप्रैल को एंट्री हो जाएगी बच्चे, 10 अप्रैल को रमन टू सेल्स कितना बच्चे, 22,500। मतलब आपने ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके बनाना है ये वाला अमाउंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। उसके बाद आ गया 14 अप्रैल को चेक रिसीव फ्रॉम रमन एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। आपको चेक मिला और आपने 2% का बच्चे कैश डिस्काउंट दिया। तो यहां पे बच्चे इस केस में
आपको 22,500 का 2% होता है 450 रुपीज। तो आपने 450 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो वो आपके लिए डिस्काउंट अलाउड है। तो इस केस में आप एंट्री क्या पास कर दोगे बच्चे? उस केस में आप एंट्री पास कर दोगे 14 अप्रैल को। अब देखो बच्चे, पहले तो ये देख लेते हैं जो चेक मिला उसको मैंने आगे जमा कब करवाया है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, चेक से जुड़ी ट्रांजैक्शन में आपको आगे जरूर देखना है कि चेक जमा कब हुआ है। तो चेक जमा हुआ है 16 अप्रैल को। तो यहां पे हम अभी के लिए 14 अप्रैल के लिए मैं ये मान के चलूंगा कि वो मेरे लिए चेक इन हैंड नाम से एक एसेट क्रिएट हो गया, क्योंकि मैंने उसको उस दिन जमा नहीं करवाया। तो मैं 14 अप्रैल को मैं क्या करूंगा, अपना एक एसेट क्रिएट कर दूंगा। तो एंट्री हो जाएगी बच्चे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। आपने बच्चे चेक इन हैंड लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने शॉर्ट में लिखना, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, यहां पे आप बच्चे आपने डिस्काउंट भी दिया, तो डिस्काउंट अलाउड आपके लिए खर्चा हो जाएगा। तो 22,050 रुपए से आपको चेक मिला, क्योंकि हमने 2% का डिस्काउंट दिया। तो 22,000 का 22,500 का 2% होता है बच्चा 450 रुपीज। तो हमने 450 का डिस्काउंट दिया, और बाकी का बच्चा हुआ बच्चे क्या हो जाएगा, टू रमन, जो आपने कहा डेटर था वो आपका कम हो जाएगा कितने से, 22,500 से, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आती है बच्चे 16 अप्रैल की, आपने वो चेक जमा करवा दिया, ठीक है जी। तो यहां पे आपने उस एंट्री को रिवर्स कर देना है। 16 अप्रैल को आपने जो चेक इन हैंड से अपना एक एसेट क्रिएट किया था उसको रिवर्स करके आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने शॉर्ट में नहीं लिखना ना, तो नंबर भी शॉर्ट में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, कितना बच्चे, जो आपने 22,050 रुपए से अपना एसेट क्रिएट किया था उसको रिवर्स कर दोगे, 22,050 रुपए आपके बैंक में आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है बच्चे 20 अप्रैल को, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन वॉज डिसऑनर्ड। लो भैया, रमन ने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया, और बैंक चार्जेस 200 रुपए, और बैंक ने 200 रुपए बैंक चार्जेस भी ले लिए हमसे। तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चे, अब हमें तो पेमेंट करनी पड़ेगी, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब यहां पे हमारे बैंक से तो पैसे कट जाएंगे। तो अब इस केस में क्या करूंगा, बट हाँ, जो मैंने रमन को डिस्काउंट दिया था ना यहाँ पे 2% का, वो भी वापस लूंगा। तो एक तरह से आपने क्या करना है, जब आपने ये वाली एंट्री पास करी थी ना, चेक इन हैंड डिस्काउंट अलाउड टू रमन, इसी को आपने रिवर्स एंट्री पास कर देनी है, दैट इज रमन टू डिस्काउंट अलाउड टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी। क्योंकि इस बार चेक इन हैंड तो आपका वैसे भी खत्म हो गया था, तो आपने क्या एंट्री कर देनी है, रमन आपका दोबारा से डेटर बन जाएगा। तो डेटर बनने पे क्या हो जाएगा बच्चे, डेबिट। तो रमन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, जो आपने डिस्काउंट अलाउड को अपना खर्चा मान के डेबिट करा था, अब उसको क्रेडिट कर दोगे, बिकॉज़ डिस्काउंट भी आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा उस केस में। तो आपने डिस्काउंट अलाउड को भी रिवर्स करना है। तो टू डिस्काउंट अलाउड टू बैंक अकाउंट, बैंक भी आपके बैंक से पैसे काट लेगा, कितना बच्चे, जो आपने बढ़ाया था 22,050 रुपए, तो आपका वो एक तरह से बैंक में आए ही नहीं, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो 22,050 रुपए रिवर्स करने पड़ेंगे, साथ साथ बैंक ने 200 रुपए बैंक चार्जेस भी काटे, तो आपको उसको भी खर्चा मान के डेबिट करना पड़ेगा और अपने बैंक बैलेंस से कम करना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चे, कौन सी डेट की एंट्री आई डोंट नो, आई थिंक 16 या 17 अप्रैल की है, देख लेंगे डेट बाद में देख लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, रमन को अपना डेटर मान के दोबारा से डेबिट कर देना, कितना बचे, दोबारा से 22,500, ठीक है जी। जो मेरे बैंक चार्जेस कटे वो मेरा खर्चा बच्चे, बोलो हाँ या ना। तो मेरे को 200 रुपए देने पड़े, तो मेरा खर्चा मान के मैं उसको डेबिट कर दूंगा। अब यहां पे मैंने जो डिस्काउंट दिया था उसको मैं उसको रिवर्स करूंगा, क्योंकि भाई एक तो उसका चेक डिसऑनर होगा, उसका डिस्काउंट क्यों दूं मैं, है ना, मैं उस डिस्काउंट को रिवर्स कर दूंगा। तो यहां पे स्पेशल केस है जब डिस्काउंट अलाउड एज एक्सपेंस होते हुए भी क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंसेस तो डेबिट होते हैं, बट जब चेक डिसऑनर हो जाएगा तो डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा बच्चे, क्रेडिट होगा। तो यहां पे आप 450 रुपीज को क्रेडिट कर दोगे, और जो आपका लास्ट बैंक बैलेंस है वो भी कम हो जाएगा बच्चे, है ना, जो आपने बढ़ा दिया था बड़े शौक से, है ना। तो आपने 22,050 रुपए से बैंक बैलेंस बढ़ाया था बच्चे अपना, है ना। अब आप 22,250 से कम कर दोगे, बिकॉज जो बैंक चार्जेस पे करे हैं वो भी तो पे करोगे, है ना। तो आपने एक तरह से क्या करा, 22,250 रुपए से मैंने बैंक चार्जेस पे कर दिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो 22,700 डेबिट हो रहा है और 22,700 ही मेरा क्रेडिट हो रहा है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री थी बच्चे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आप इसकी नरेशन तो आप लिख ही लोगे, सेम मतलब सेम लाइन में नरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम में समझ ना आ रहा हो आप शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, सेम लाइन में लिख सकते हैं। ये 20 अप्रैल की एंट्री थी तो हम बाद में लिख लेंगे। 25 अप्रैल की नेक्स्ट एंट्री आती है बच्चे, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ जग्गू। भैया अपने लाइफ इंश्योरेंस जग्गू ने अपना पे करा, बंदर है भाई क्या हो गया, बट अपना इंश्योरेंस तो पे करेगी ना। तो यहाँ पे उसने अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, बट आपको पता ही है जब कोई अपना ओनर मालिक अपने लिए कुछ खर्चा करता है उसको ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे इसको ड्राइंग्स मानेंगे। बाय बैंक ड्राफ्ट
पेड बैंक चार्जेस 100 रुपए। जब भी आप कोई बैंक ड्राफ्ट बनवाते हो ना, अब तो चेक चलते हैं, बट पहले के जमाने में ना ड्राफ्ट चला करते थे, डिमांड ड्राफ्ट। उसको बनाने के लिए पहले बैंक जाना पड़ता था, तो बैंक भी इसके लिए कुछ फीस लेता था कि भाई 100 रुपए 200 रुपए उसको बनाने के लिए लेता था। तो यहाँ पे आपने 100 रुपए बैंक चार्जेस पे करे, तो आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया 10,000 रुपए का, और आपने 100 रुपए बैंक चार्जेस भी पे करे, तो वो आपका खर्चा है बच्चे। बट ये आपका ओवरऑल खर्चा क्या माना जाएगा बच्चे? ड्रॉइंग्स। क्योंकि भैया ये तो मेरा पर्सनल खर्चा है ना, मैंने अपने बिजनेस के अकाउंट से पे करा, बट ये मेरा तो पर्सनल खर्चा है। तो यहां पे क्या करूंगा बच्चे, 25 अप्रैल को मैं एंट्री पास जो करूंगा, 20 अप्रैल की एंट्री, इसको यहाँ पे 20 अप्रैल लिख देते हैं, ठीक है जी। और ये थी मेरी 25 अप्रैल की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री, मैंने क्या बोला, ये मेरी ड्राइंग्स हैं बच्चे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल खर्चा है यार। पर्सनल खर्चा है तो वो तो भैया आपके बिजनेस के अकाउंट से पे कर रहे हो, तो ड्राइंग्स ही मानी जाएंगी ना। आपने देखो 10,000 का ड्राफ्ट था, और आपने ऊपर से 100 रुपए और पे करे, तो एक तरह से आपने 10,100 पे करे, ठीक है जी। सिमिलरली कहां से पे करे? बैंक से पे करे, टू बैंक अकाउंट 10,100 रुपए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंट्री बच्चे, अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स डिपॉजिट। आपने फिक्स एफडी करवा दी बच्चे 5 लाख रुपए की, ठीक है जी। तो एफडी एक तरह से बच्चे आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एक तरह से बच्चे आपका एसेट है। तो आप एसेट मान के एफडी को डेबिट कर दोगे, और आपके बैंक से पैसे कट जाएंगे, तो आपके 5 लाख रुपए बैंक में क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यहां पे आपने क्या करना है, 30 अप्रैल को फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसे कट जाएंगे और एफडी हो जाएगी। एफडी नाम से एक एसेट क्रिएट हो गया, और बैंक एसेट है, एसेट कम होने पे क्या हो गया बच्चे, क्रेडिट हो गया। 20 हो जाएगी एफडी टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपए, 5 लाख, ठीक है जी। तो ये था आपका ओवरऑल क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, बाकी के बचे हुए कंसेप्ट्स को कवर करते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन, जो पूरे चैप्टर के कंसेप्ट्स को कवर करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं कंसेप्ट की तरफ, आइए देखते हैं। अब बात करते हैं बच्चे बाकी बचे हुए कंसेप्ट्स की। यहां पे सबसे पहले बात करेंगे परचेज से जुड़ी हुई स्पेशल एंट्रीज की। देखो बच्चे, जब भी आपके गुड्स बिजनेस से बाहर जाएंगे, बट वो सेलिंग पर्पस के लिए नहीं है, तो आप सेल्स अकाउंट तो लिख नहीं सकते। तो यहां पे आप क्या करोगे, जो आपने परचेज को डेबिट करा था, सिमिलरली परचेज को ही क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो यहां पे सबसे पहले मैंने क्या करा, चैरिटी या डोनेशन के लिए गुड्स दे दिए। तो यहां पे चैरिटी या डोनेशन मेरे लिए खर्चा है, लॉस है बच्चे, तो यहां पे वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। और सिमिलरली यहां पे मैं परचेज को क्या कर दूंगा बच्चे, क्रेडिट। यहां पे मैं अपना परचेज अकाउंट इसलिए क्रेडिट कर रहा हूं क्योंकि मैं इनको सेलिंग नहीं मान सकता, मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया, तो मैंने परचेज को ही उल्टा कर दिया, दैट इज क्रेडिट कर दिया। सेकंड आता है बच्चे, जब मैंने अपने गुड्स को एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए या फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया, अब ये भी मेरे लिए लॉस है, तो इसको भी मैं लॉस मान के क्या कर दूंगा बच्चे, डेबिट। और यहां पे मैंने सेल नहीं करा, तो यहां पे परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चे, क्रेडिट हो जाएगा। और लास्ट आता है बच्चे, जब आप अपने ही गुड्स को किसी फिक्स्ड एसेट को बनाने के लिए यूज कर लेते हो, जैसे लेट से मेरा बिजनेस है, लेट से फर्नीचर हाउस का, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मेरे ऑफिस में बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई हैं, और मैंने उन लकड़ियों को जोड़ जोड़ के एक अच्छा सा फर्नीचर बना लिया, एक अच्छा सा फिक्स्ड एसेट बना लिया। तो यहां पे मैंने अपने ही गुड्स को यूज करके अपना ही एक फिक्स्ड एसेट क्रिएट कर लिया। तो उस केस में भी आप एंट्री क्या कर दोगे बच्चे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो ये सारी स्पेशल एंट्रीज है बच्चे, जो परचेज अकाउंट से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट आता है बच्चे, लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे क्या हुआ, आपकी गुड्स की चोरी हो गई, या आपकी गुड्स को आग लग गई। अब यहां पे जब भी आपके गुड्स जल जाएंगे, चोरी हो जाएंगे, तो उस केस में आपका लॉस तो हो ही गया। तो आप क्या करोगे, लॉस बाय फायर को डेबिट कर दोगे। और यहां पे भी आपके गुड्स बिजनेस से चले गए, बट वो सेलिंग पर्पस के लिए नहीं गए, तो यहां पे भी क्या करोगे, परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट कर दोगे। तो लॉस बाय फायर टू परचेज अकाउंट आपकी एंट्री हो जाएगी पहली। जब आप इंश्योरेंस क्लेम को लॉस करोगे, जब आपने उन गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा होगा, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से उसके पैसे मांगोगे, तो आपके लिए एक इंश्योरेंस क्लेम बन जाएगा बच्चे एसेट। आप सोचोगे चलो भाई उनसे हमें पैसे आएंगे, तो मैंने इंश्योरेंस क्लेम को अपना एसेट मान के डेबिट कर दिया। तो आप इंश्योरेंस क्लेम में इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दोगे। और जो आपने अपना लॉस क्रिएट किया था, अपना एक्सपेंस क्रिएट किया था ऊपर वाली एंट्री में, उसको आप रिवर्स कर दोगे, क्योंकि वो आपका एक्सपेंस नहीं है, आपने एक्सपेंस रिवर्स कर दिया, क्योंकि आपको तो पैसे मिल जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से। तो आपके लिए इंश्योरेंस कंपनी एसेट बन गया, और आपने जो अपना एक्सपेंस करा था ऊपर, उसको रिवर्स कर दिया। तो एक्सपेंस रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा बच्चे, आपका क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर। थर्ड एंट्री में क्या होगा बच्चे, जब आपको पार्शियल क्लेम आ जाएगा या फुल क्लेम आ जाएगा। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे पैसे दे दिए, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी एंट्री पास हो जाएगी, बिकॉज आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा या कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। और कैश या बैंक क्या होता है बच्चे, आपके लिए एसेट। और इंश्योरेंस कंपनी से नाम से जो आपने एसेट क्रिएट किया था, उसको आप रिवर्स कर दोगे, तो इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा बच्चे आपका क्रेडिट। और अगर मान लो आपको पूरा क्लेम ना मिला, आपको पार्शियल क्लेम मिला, तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे, आपको जितना क्लेम मिला
उसको आप बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे। जितना क्लेम आपको नहीं मिला वो आपके लिए बच्चे लॉस हो जाएगा, तो आप लॉस बाय फायर को अगेन क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, बिकॉज आपने पहले जब लॉस बाय फायर को डेबिट करा था तो आपने उसी क्लेम को पूरा पूरा क्रेडिट भी कर दिया था, मतलब आपने मान लिया था आपका लॉस नहीं हुआ, आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाएंगे, बट इंश्योरेंस कंपनी तो आपको आधे पैसे दिए, तो आपकी ओवरऑल एंट्री का वही बच्चे, जितना आपको पैसा मिल गया उतना आपका बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, जितना आपको पैसा नहीं मिला मतलब आपका लॉस हो गया तो वो आपके लिए लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और आपने जो अपना इंश्योरेंस कंपनी से एसेट क्रिएट किया था उसको आप रिवर्स कर दोगे तो इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा बच्चे आपका क्रेडिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चे कुछ ऐसे खर्चे जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हो गए। अब लेट्स से मैंने ये एसी जब मैंने खरीदा होगा तो मैंने इस एसी को खरीदा 30,000 में, बट यहां तक लगाते लगाते खर्चा होगा 35,000, बिकॉज 3,000 मैंने इंस्टॉलेशन वाले को दिया लेट से, और 2,000 लेट से वो भाड़े वाला लेगा जो एसी को शोरूम से लेके यहां तक लेकर आया। अब यहां पे मेरा जो 5,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ बच्चे, तो मैं उसको क्या मानूंगा बच्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि ये खर्चा मैंने अपने फिक्स्ड एसेट को रेडी फॉर यूज करने तक किया है। तो जितना भी खर्चा आपके फिक्स्ड एसेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए होता है उसको बोलते हैं बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे, आप उस खर्चे को मशीनरी के अंदर ही ऐड कर दोगे तो मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और आपने उस खर्चे को पे करा तो टू कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चे, क्रेडिट हो जाएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने तो इंस्टॉलेशन फीस पे करी है तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन फीस को डेबिट कर देंगे, तो यहाँ पे आपने इंस्टॉलेशन फीस को डेबिट नहीं करना, आपने उस मशीनरी को डेबिट करना है और आपने कैश या बैंक को क्रेडिट कर देना है। सेकंड आता है बच्चे, जब मैं अपनी ही बिल्डिंग को बनाने के लिए जो मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करता हूं, अब यहाँ पे जितने भी मैं कंस्ट्रक्शन का मटेरियल यूज करके मैंने जो बिल्डिंग को बनाया है वो सारे मैं अपनी बिल्डिंग को रेडी करने के लिए खर्चा कर रहा हूं, तो मैं इस केस में भी क्या करूंगा, अपनी सारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को उस बिल्डिंग अकाउंट के अंदर ही डालता रहूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए क्या है बच्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जस्ट लाइक दी अबव वन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस केस में भी आपकी एंट्री हो जाएगी बच्चे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, मतलब आप यहां पे भी बिल्डिंग अकाउंट को ही डेबिट करोगे, क्योंकि आपके लिए वो बिल्डिंग क्या हो जाएगा बच्चे, एसेट बन जाएगा, आपका एसेट बढ़ता रहेगा, आप उस खर्चे को डेबिट नहीं करोगे, आप बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करोगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज। बच्चे ये अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री शुरू हो गई है। एडजस्टमेंट एंट्री पहले मतलब समझ लेते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब क्या होता है। एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब होता है बच्चे जो एंट्रीज आपकी लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे होती हैं, मतलब 31 मार्च को जो आप एंट्रीज करते हैं उनको बोलते हैं बच्चे आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज। मतलब हमें कुछ चीजें 31 मार्च को पता चलती हैं तो हमें उन एंट्रीज को 31 मार्च को पास करना पड़ता है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। मैंने इन एंट्रीज के बारे में हालांकि अकाउंटिंग इक्वेशन रैपिड रिवीजन के अंदर भी बात करी थी, तो मैं इनके अंदर अब दोबारा से बात कर रहा हूं। वहां पे भी हमने समझा था इसके दो एस्पेक्ट को, तो हमने वहीं पे भी जान लिया था, बट अब हम इनकी एंट्रीज की बात करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है बच्चे, ऐसे खर्चे जो आपके ड्यू तो हो चुके हैं बट आपने पे नहीं करे। अब यहां पे आपने पे नहीं करा बट आपको आगे जाके तो पे करना पड़ेगा ना, तो यहां पे क्या बन जाएगी आपके लिए, लायबिलिटी बन जाएगी। तो आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को एज अ लायबिलिटी मान के क्या कर दोगे बच्चे, क्रेडिट कर दोगे, बिकॉज लायबिलिटीज क्या होती है बच्चे, आपकी क्रेडिट होती है। सिमिलरली आपने वो खर्चा पे नहीं करा बट आपका खर्चा तो है ना बच्चे, तो यहां पे आप उस रेलिवेंट एक्सपेंस को क्या कर दोगे बच्चे, डेबिट कर दोगे, बिकॉज एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है जी। सेकंड आता है बच्चे आपका प्रीपेड एक्सपेंस। ये वो खर्चे हैं बच्चे जो आपने एडवांस में पे कर दिए, आपके देने बनते नहीं थे, आपके ड्यू भी नहीं हुए थे, आपने बट एडवांस में पे कर दिए। अब यहां पे वो खर्चा बच्चे आपका अभी तक ड्यू नहीं हुआ है बट आपने एडवांस में पे कर दिया, तो आपका बच्चे एसेट बन गया, क्योंकि आपको आगे जाके वो खर्चा पे नहीं करना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, उस केस में अपना एसेट क्रिएट कर दिया, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, बिकॉज वो खर्चा आपके लिए बन गया एसेट, और एसेट क्या होते हैं बच्चे, डेबिट होते हैं। सिमिलरली वो एक्सपेंस आपका अभी तक ड्यू नहीं हुआ था, तो आपका आगे जाके वो आपका खर्चा कम हो जाएगा, तो इसलिए आपने उस एक्सपेंस को कम कर दिया। मतलब आपका अभी तक ड्यू नहीं हुआ ना, तो आपने उस एक्सपेंस को कम कर दिया, तो आपका एक्सपेंस अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चे, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चे एक्रूड इनकम। ये वो इनकम है बच्चे जो आपकी ड्यू हो चुकी है, आपको मिलनी चाहिए थी बट आपको मिली नहीं। ठीक है, जैसे मैंने 10 बच्चों को पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया, 8 बच्चों ने फीस दे दी, 2 बच्चों ने फीस नहीं दी। मैंने 2 बच्चों को पढ़ाया तो सही बट उन्होंने फीस नहीं दी। तो यहां पे भी उस केस में भी क्या मैं वो 2 बच्चों की फीस रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। ठीक है, तो उन्हीं 2 बच्चों के लिए मैं क्या एंट्री पास कर दूंगा बच्चे, मेरे लिए वो इनकम अभी नहीं मिली, आगे जाके मिल जाएगी भैया, कोई नहीं, 10 दिन बाद दे देंगे, 15 दिन बाद दे देंगे, 1 महीने बाद दे देंगे, बट देंगे तो सही ना। तो यहां पे वो इनकम को मैं अपना एसेट मान के डेबिट कर दूंगा। तो एक्रूड इनकम क्या हो जाएगी बच्चे, मेरे लिए एसेट बन जाएगी, तो मैं उसको एसेट मान के डेबिट कर दूंगा। सिमिलरली मेरी इनकम तो ड्यू हो गई है ना, चाहे मेरे को मिली नहीं है, तो मैं अपनी इनकम क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। तो यहां पे इनकम क्या हो जाएगी बच्चे, मेरी क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। लास्ट आती है बच्चे आपकी अनअर्न्ड इनकम, मतलब ऐसी इनकम जो आपने
कमाई ही नहीं है बट आपको मिल गई, इसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। यहां पे बच्चे आप क्या करोगे, जितना भी पैसा आपको एडवांस में दे दिया गया है वो आपके लिए लायबिलिटी है बच्चे, तो आप अपनी लायबिलिटी मान के उसको क्या कर दोगे बच्चे, क्रेडिट कर दोगे। तो यहां पे मैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट कर दूंगा। सिमिलरली यहां पे भी मेरी इनकम अभी तक वो वाली ड्यू नहीं हुई है, तो यहां पे मैं अपने को अपनी इनकम कम करनी पड़ेगी, तो यहां पे मैं इनकम को कम करने के लिए क्या कर दूंगा बच्चे, डेबिट कर दूंगा। तो एंट्री हो जाएगी बच्चे इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आगे बढ़ते हैं बच्चे, कुछ और स्पेशल एंट्रीज उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो आपको पता ही है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब भी आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं बच्चे डेप्रिसिएशन। अब चाहे ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ये ऐसा खर्चा है जो आपने कैश में पे नहीं करना, बट आपको पता है आपके हर एक फिक्स्ड एसेट की वैल्यू हर दिन कम हो रही है बच्चे, तो इसलिए इसको मैं नॉन कैश एक्सपेंस मान के, एक्सपेंस तो है ना, तो इसलिए मैं इसको एक्सपेंस मान के क्या कर दूंगा बच्चे, डेबिट कर दूंगा। सिमिलरली यहां पे मेरे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है। अब मेरे अगर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है बच्चे, तो मैं उस फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए क्या करूंगा बच्चे, क्रेडिट करूंगा। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन मेरे लिए खर्चा है और फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो गई। अब नेक्स्ट आता है बच्चे हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्रीज, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री को। इस एंट्री को मैंने आपको पिछले अकाउंटिंग इक्वेशन सेशन के अंदर भी मैंने आपको एज अ कहानी समझाया था, यहां पे भी मैं आपको कहानी की तरह ही समझाता हूं। लेट्स से मेरा सामने मेरा बिजनेस खड़ा हुआ है, आपको पता है अकाउंट्स की नजरों में ये अलग है, मैं अलग हूं, मालिक अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। अगर मैं इसको एज अ कैपिटल कुछ पैसा दे रहा हूं, इसको देने की बजाय मैं वो कैपिटल का पैसा बैंक में जमा करा दूं, तो बैंक मेरे को उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा नहीं करेगा, उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। तो यहां पे बैंक भी मेरे को इंटरेस्ट पे करेगा, तो मैंने बोला भाई मैं तेरे को पैसा दे रहा हूं तो भाई तू भी मेरे को इंटरेस्ट पे कर। तो यहां पे आपको पता है हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिजनेस जब इसकी अकाउंटिंग करेगा तो बिजनेस को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो खर्चा है बच्चे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बन जाएगा बच्चे, उसके लिए खर्चा, तो इट इज एन एक्सपेंस फॉर दी बिजनेस। अब यहां पे वो उस खर्चे को खर्चा मान के डेबिट कर देगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा बन गया, खर्चा मान के उसने डेबिट कर दिया। यहां पे आपको पता है मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये उसने मेरे को कैश में पे नहीं करा, वो मेरे को कैश में पे नहीं कर रहा कि भाई ये ले तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं, वो मेरी कैपिटल को ही इंक्रीज कर रहा है, वो मेरी कैपिटल को ही बढ़ा रहा है। और आपको पता है कैपिटल बढ़ने पे क्या होती है बच्चे, आपकी क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूं, तो यहां पे अब मालिक ने बिजनेस से पैसा ले लिया कि भाई अब तू मेरे को पैसा दे दे, बिजनेस ने वही सेम बात बोली कि भाई अगर तू यही पैसा किसी और से जाके लेता तो भाई तू वहां पे भी इंटरेस्ट पे करता, तो तू मेरे को भी इंटरेस्ट पे कर। तो यहां पे इस केस में अब मालिक को बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी बच्चे, इनकम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर दी बिजनेस, तो यहां पे बच्चे क्या बन गई, इनकम बन गई। सिमिलरली यहां पे भी अब मैं इसको इनकम की मैं इसको पैसे तो दे रहा हूं बट मैं इसको कैश में पे नहीं कर रहा, तो मैं इसको क्या बोलूंगा इसको कि तू मेरी कैपिटल से ही पैसे काट ले, तो यहां पे मैं अपनी कैपिटल ही कम करवा दूंगा, तो दैट इज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चे, डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहां पे आप पहले ड्राइंग अकाउंट पे डेबिट कर सकते हो, बिकॉज ओवरऑल ड्राइंग तो कैपिटल में से ही माइनस होती है, तो ओवरऑल आपका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंट्री हो जाएगी, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी क्या है बच्चे, इनकम है बिजनेस के लिए। और आप अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं बच्चे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो ये थी सारी बच्चे सारी की सारी स्पेशल एडजस्टमेंट एंट्रीज। बच्चे इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट दैट इज ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। देखो बच्चे ऊपर जो एंट्री है सबसे पहले ओपनिंग एंट्री, ये काम करती है बच्चे आपकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन के ऊपर। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहती है बच्चे, कि आपका बिजनेस ताउम्र तक चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी, मतलब उसकी कोई एज ही नहीं है, हमेशा आपका बिजनेस दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है जी, तो अगर मेरा बिजनेस चलता रहेगा तो मतलब जो 31 मार्च को मेरे पास एसेट्स और लायबिलिटीज पड़ी थी वो 1 अप्रैल को ट्रांसफर होनी चाहिए, क्योंकि मेरा बिजनेस तो चलता रहेगा। ऐसा तो नहीं साल खत्म हो गया मेरा बिजनेस खत्म हो गया, नहीं, तो मेरा जो 31 मार्च की जितने भी मेरी एसेट्स और लायबिलिटीज थी उसको मैं 1 अप्रैल को दोबारा से ट्रांसफर कर दूंगा, तो जितने भी मेरे एसेट्स थे वो डेबिट हो जाएंगे और मेरी लायबिलिटीज थी वो क्रेडिट हो जाएंगी, बिकॉज मैंने क्या करा, एक तरह से पिछले साल के सारे एसेट्स को अगले साल में ट्रांसफर कर दिया, पिछले साल की सारी लायबिलिटीज को अगले साल में ट्रांसफर कर दिया। तो इस केस में मैंने क्या करा, मैंने अपने सारे एसेट्स को डेबिट कर दिया, सारी लायबिलिटीज को क्या कर दिया बच्चे, क्रेडिट कर दिया। अब ऑब्वियसली बात है यार, मेरे लायबिलिटीज और एसेट के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है बच्चे, मेरी कैपिटल। आपको पता ही है, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ा था कि जो आपके एसेट्स होते हैं वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होते हैं, तो अगर मैं एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी बच्चे, कैपिटल आ जाएगी। तो अगर मेरे एसेट्स और लायबिलिटीज मैच नहीं कर रहे हैं और मेरा जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है बच्चे, मेरी कैपिटल है, तो यहां पे मैं कैपिटल अकाउंट कर दूंगा बच्चे, क्रेडिट कर दूंगा। लास्ट आते हैं बच्चे आपकी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री है वो आपकी काम करती है बच्चे मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर। आपने अपना स्टॉक को डेबिट करा था, आपको याद होगा जब आपने कुछ सामान खरीदा था
तो आपने उसको स्टॉक को डेबिट करा था। अब यहाँ पे जो आपका स्टॉक बच जाएगा तो आपने एज अ, बिकॉज आपने वो बेचा तो है नहीं यहाँ पे, तो आपने जो अपना स्टॉक डेबिट करा था अपने खर्चे को रिवर्स करने के लिए अब आप उस स्टॉक को क्या करोगे बच्चे, आप अपने उस स्टॉक को अपना एसेट बना लोगे कि उसको मैं आगे जाके बेचूंगा, अपना उसको एसेट बना के रख लोगे। तो आपने क्लोजिंग स्टॉक को अपना एसेट बना के क्या कर दिया बच्चे, डेबिट कर दिया। सिमिलरली जब मैंने क्या बोला, अपने एक्सपेंस को रिवर्स करने के लिए मैं उसको अपनी इनकम बना लूंगा, तो आप आगे जाके पढ़ोगे कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे सारी की सारी इनकम आती है। ये आप पढ़ोगे बच्चे लास्ट चैप्टर में, दैट इज फाइनल एडजस्टमेंट में। तो अभी के लिए बस आप इतना समझो कि ट्रेडिंग अकाउंट को आप क्या कर दोगे बच्चे, आप क्रेडिट कर दोगे, बिकॉज आपने उसको एक्सपेंस तो करा नहीं है, आपका स्टॉक बच गया, तो आपने उसको रिवर्स करने के लिए क्या करा बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और अपने जितना भी बचा हुआ स्टॉक था आपके पास उसको आपने अपना एसेट बना लिया। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बच्चे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये थे बच्चे सारे के सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के। हमने हर एक एंट्री हर एक लॉजिक के साथ पढ़ी, मतलब किसी भी एंट्री को हमने रट्टा नहीं मारा, हमने हर एक एंट्री का लॉजिक समझा कि इस एंट्री में ऐसे क्यों होगा वैसा क्यों होगा, मतलब हमने हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया। अब हम एक ओवरऑल क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम सारे तरीके की एंट्री जितनी भी हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी, ठीक है, अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से और पॉलिश हो जाए, और उसके बाद हम इस जर्नल के सेशन को खत्म कर देंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बच्चे, तो अब आते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, जहां पे मैंने हर एक कंसेप्ट को डाल दिया है, हर एक एंट्री को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जितनी भी हमने पूरे चैप्टर में एंट्रीज पढ़ ली है ना, अब हम उसके क्वेश्चन पे आ गए हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। पास दी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहले आ गया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीस, बैंक डिपॉजिट 15 लाख रुपए एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपए। ठीक है जी, तो यहां पे आपने एक तरह से टोटल 30 लाख रुपीस से अपने बिजनेस की शुरुआत करी है, कैश, बैंक डिपॉजिट और बिल्डिंग। तो यहां पे पहली एंट्री आप पास क्या कर दोगे बच्चे, ए नाम से ही कर देते हैं क्योंकि वहां पे भी ए लिखा हो, तो यहां पे हम डेट की जगह लिख देंगे बच्चे सीरियल नंबर। तो यहां पे आ जाएगा बच्चे कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चे, क्योंकि मैंने तीन चीजों से अपनी कैपिटल की शुरुआत करी है, अपने बिजनेस की शुरुआत करी है, तो तीनों चीजें मेरी कैपिटल का पार्ट बन जाएंगी बच्चे। तो आपको पता ही है, तीनों को मैंने डेबिट कर दिया। कितना कितना आ जाएगा, ये आएगा बच्चे आपका 5 लाख था, 5 लाख, 15 लाख और 10 लाख। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 5 लाख रुपीस, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 15 लाख रुपए, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 10 लाख रुपए, और टोटल आ जाएगा बच्चे आपका 30 लाख रुपीस। ठीक है जी, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपकी सेकंड ट्रांजैक्शन आ गई बच्चे, बॉट गुड्स फॉर कैश 2 लाख रुपए। सिंपल सी एंट्री है, तो परचेजेस टू कैश आप एंट्री कर दोगे। सेकंड ट्रांजैक्शन हो जाएगी बच्चे आपकी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट विल बी ऑफ 2 लाख रुपीस। सिंपल एंट्री है ये तो बच्चे, है ना, बहुत ही सिंपल एंट्री थी। आगे बढ़ते हैं बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ गई बच्चे, बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स गोयल एंड सन्स 4 लाख रुपीस, पेड हाफ बाय चेक। मैंने 4 लाख की गुड्स खरीदे, हाफ पेमेंट मैंने चेक से कर दी, मतलब 2 लाख रुपए की मैंने पेमेंट कर दी। यहां पे मेरे को 2 लाख रुपए अभी भी देने हैं, तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा बच्चे, तो यहां पे मैं उस केस में एंट्री कर दूंगा बच्चे, थर्ड एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए, और आधी पेमेंट मैंने कर दी चेक से, तो यहां पे टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए और टू मैसर्स गोयल एंड सन्स मेरी बन जाएगी लायबिलिटी बाकी के 2 लाख रुपए से। ठीक है जी, तो यहां पे 2 लाख आ जाएगा और यहां पे भी 2 लाख आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होती है बच्चे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1,50,000 रुपीज। यहां पे बहुत ही सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, तो आपकी कैश टू सेल्स ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो यहां पे आप डी एंट्री पास कर दोगे बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपका कैश बैलेंस बढ़ जाएगा और सेल्स आपकी इनकम है, और इनकम मान के आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो एंट्री हो जाएगी कैश टू सेल्स, कितना बच्चे, 2 लाख रुपए, 2 लाख था ना, 1.5 लाख रुपए सॉरी, यहां पे आप कर दोगे 1,50,000 रुपीज। सिंपल है बच्चे, आगे बढ़े चलो। अब आगे आते हैं बच्चे, सोल्ड गुड्स टू शारदा एंड कंपनी फॉर 3 लाख रुपीज, रिसीव्ड 1 लाख बाय चेक इमीडिएटली। मैंने शारदा एंड कंपनी को गुड्स बेचे, 1 लाख रुपए मेरे को उसी वक्त मिल गए चेक के थ्रू, बाकी के 2 लाख रुपए नहीं मिले, मतलब मेरे 2 लाख रुपए से शारदा एंड कंपनी बन जाएगा डेटर। तो मैं क्या कर दूंगा बच्चे, इस केस में एंट्री पास, ई केस है तो इसको नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। तो ई केस में मेरी एंट्री हो जाएगी बच्चे, मेरे को 2 लाख रुपए मिल गए। तो मैंने एक बात आपको बताई थी, जब भी आपको किसी से चेक मिले तो आपने ये देखना आपने वो चेक डिपॉजिट कब करवाया। तो एक बार जाके नजर मार लेते हैं कि ये जो चेक मिला है मेरे को शारदा कंपनी से, इसको मैंने डिपॉजिट कब करवाया। तो मुझे आगे कहीं पे भी चेक की डिपॉजिट की एंट्री नहीं दिख रही है, ठीक है, तो मैं मान लूंगा कि मैंने उसी दिन ही डिपॉजिट करवा दिया। तो यहां पे बच्चे एंट्री क्या हो जाएगी, यहां पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना बच्चे, 2 लाख, 1 लाख रुपए,
1 लाख मिला था ना, हाँ 1 लाख रुपए बैंक में आ जाएंगे। बाकी का बचा हुआ मेरा बन जाएगा डेटर शारदा एंड कंपनी, मेरा बन गया डेटर कितने से बच्चे 2 लाख रुपए से, ठीक है जी। और बाकी मेरा आ जाएगा इधर टू सेल्स अकाउंट 3 लाख रुपीस। सिंपल है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चे, उसके बाद आता है पेड कैरियज फॉर गुड्स परचेज 5,000 रुपीज। यहाँ पे मेरे को बच्चे मेरे को 5,000 रुपए का कैरियज पे करना पड़ेगा, मेरे लिए खर्चा है बच्चे, एक तरह से नॉर्मल खर्चा है। तो यहाँ पे आ जाएगा गुड्स परचेज के लिए पे करा है मैंने, तो उसको बोलते हैं कैरियज इनवर्ड एक्सपेंस। तो यहाँ पे कैरियज इनवर्ड टू कैश अकाउंट में एंट्री कर दूंगा 5,000 रुपए से। तो एंट्री हो जाएगी कैरियज, जब भी आप गुड्स खरीदते हो और जो आप उस वक्त कैरियज पे करते हो उसको बोलते हैं बच्चे कैरियज इनवर्ड अकाउंट, ठीक है। और जब आप गुड्स बेचते हो उस वक्त जो आप कैरियज पे करते हो उसको बोलते हैं कैरियज आउटवर्ड अकाउंट, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा कैरियज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना बच्चे 5,000 रुपए। सिंपल है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया बच्चे पेड कैरियज फॉर गुड्स सोल्ड टू शारदा एंड कंपनी 3,000 रुपीज। द इंस्ट्रक्शन इज टू पे कैरियज, मतलब यहां पे हमें शारदा एंड कंपनी के बिहाफ पे हमें कैरियज पे करना है। हम पे कर रहे हैं बट हम पैसे लेंगे शारदा एंड कंपनी से ही, पे हम कर रहे हैं। तो मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक या कैश बैलेंस। जहां पे आपको कंफ्यूजन हो ना वहां पे आप कैश स्लैश बैंक दोनों लिख सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे मैंने पे करा, बट मैंने किसके पे बिहाफ पे करा, शारदा एंड कंपनी के बिहाफ पे। तो मतलब मैं पैसे उनसे क्लेम कर सकता हूं। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी शारदा एंड कंपनी टू बैंक अकाउंट दैट इज 3,000 रुपीज, कैश है बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे EFG अकाउंट की एंट्री हो जाएगी शारदा एंड कंपनी। मैं शारदा एंड कंपनी का अकाउंट और डेबिट कर दूंगा, जहां से मुझे पैसे लेने ही थे शारदा एंड कंपनी से, वैसे भी मेरा वो डेटर था ही, मैं अपना डेटर और बढ़ा दूंगा 3,000 रुपए से। तो यहाँ पे शारदा एंड कंपनी मेरा 3,000 से और डेबिट हो जाएगी, एसेट और बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा टू कैश। आप स्लैश बैंक भी कर सकते हो, ऊपर वाली सारी एंट्री में भी कैश स्लैश बैंक कर सकते हो, जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो कि आपको कौन से कहां से पेमेंट करी आपने। चलो बच्चे, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 10% ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम गोयल एंड सन्स रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव, 10% मैंने गुड्स वापस कर दिए। अब यहां पे बच्चे गलती पता क्या करते हैं, उनको लगता है कि भैया 4 लाख गुड्स खरीदे थे, आधी पेमेंट तो मैंने कर दी थी, अब आधी के बचे हुए 2 लाख का वो 10% निकाल लेंगे, दैट इज 2 लाख का 10% 20,000। बट उसने बोला है जितने भी आपने गुड्स खरीदे हैं उसका 10%, मैंने खरीदे तो 4 लाख के हैं, तो 4 लाख का 10% करना है बच्चे आपने। 4 लाख का 10% हो जाएगा, दैट इज 40,000। 40,000 के गुड्स आपने गोयल एंड सन्स को वापिस कर दिए हैं। तो गोयल एंड सन नाम का जो आपका क्रेडिटर था वो आपका कम हो जाएगा, लायबिलिटी कम होने पे बच्चे डेबिट। तो आप एंट्री क्या कर दोगे बच्चे, गोयल एंड सन्स वाली एंट्री है एच पार्ट, आप एच पार्ट की एंट्री कर दोगे बच्चे, आप गोयल एंड सन्स की लायबिलिटी को कम कर दोगे। तो गोयल एंड सन्स अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चे, डेबिट कितने से 40,000 से, और आपने परचेज रिटर्न कर दी यहां पे, तो टू परचेज रिटर्न, टू परचेज इज रिटर्न अकाउंट कितना बच्चे 40,000 रुपीज। सिंपल, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है बच्चे हमारी गुड्स रिटर्न्ड बाय शारदा एंड कंपनी वर्थ 20,000। शारदा एंड कंपनी ने अब हमारे गुड्स वापस कर दिए, तो यहां पे 20,000 से सेल रिटर्न हो जाएगा। तो शारदा एंड कंपनी जो मेरा डेटर था वो मेरा डेटर कम हो जाएगा। तो शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेटर कम होने पे मतलब एसेट कम हो गया, एसेट कम होने पे क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी सेल रिटर्न टू शारदा एंड कंपनी EFG। तो यहां पे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शारदा एंड कंपनी कितने से बचे 20,000 रुपए। 20,000 यहां आ जाएगा और 20,000 ही यहां आ जाएगा, ठीक है। चलो बच्चे, जी वाला पार्ट भी हो गया। आगे कुछ एंट्री रहा तो नहीं ना बीच में हमारी DEFGH GHI आता है यार। मैं तो भाई साहब मेरे को तो इंग्लिश की क्लासेस लेनी पड़ेगी, मैं तभी कहूँ कुछ कंफ्यूजन चल रही है। चलो तो GHI, चलो JKLMNOPQRSTUVWXYZ, मेरे को पूरी ABCD आती है, मतलब मजाक मत उड़ाना कि सर को ABCD नहीं आती, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बच्चे, हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट आता है बच्चे पे टू गोयल एंड सन्स 1,55,000 इन फुल सेटलमेंट। पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि आपको गोयल एंड सन्स को देने कितने थे। देखो बच्चे, गोयल एंड सन्स मैंने 4 लाख खरीदे थे। देखो सारा खेलना कभी भी एंट्री इसका नहीं होता, कभी कभी आपको ना कैलकुलेशन में ही कंफ्यूज करना चाहता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे देखो उसने बताया नहीं कितने पे करे, उसने बोला 1,55,000 मैंने फुल सेटलमेंट में पे कर दिया, बट कितने बनते थे देने भाई, ये भी तो निकालो ना। तो 4 लाख रुपए देने बनते थे, 4 लाख की खरीदे, 2 लाख की पेमेंट तो मैंने उसी वक्त ही कर दी थी, हाथ हाथों हाथी। तो यहाँ पे 2 लाख बच गए।
फिर मैंने 40,000 के गुड्स वापस भी कर देते, याद होगा आपको, ठीक है। तो मैंने 40,000 गुड्स वापस करे तो मैंने 2 लाख देने थे, 40,000 वापस हो गए तो 1,60,000 देने बनते थे मेरे को, ठीक है। अब 1,60,000 में से मैंने 1,55,000 पे कर दिए, मतलब 5,000 रुपीज का मेरे को यहां पे मिल गया डिस्काउंट। तो यहां पे बच्चे जे पार्ट में मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट रिसीव करूंगा, दैट इज, अब यहां पे बच्चे देखो, गोयल एंड सन्स मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी कितने से, जो मेरी बची हुई थी 1,60,000 से, 1,60,000 से, ठीक है जी। मैंने पे कितने करे बच्चे, कहां से पे करे उसको मैंने, पहले तो ये देख लेते हैं कैसे पे करे मैंने उसको भैया। तो गोयल एंड सन्स इन फुल बता नहीं रखा, तो यहां पे बच्चे मैं कैश स्लैश बैंक दोनों लिख दूंगा। तो यहां पे कैश स्लैश बैंक, बच्चे ये भी जरूर देखा करो कि किससे कैसे पे करे हैं, ये तो क्वेश्चन में आधे नंबर इसी से कट जाते हैं। बाकी का बचाओ डिस्काउंट रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव आपके लिए इनकम है बच्चे, इनकम क्या होती है, क्रेडिट, सिंपल, लो भैया। चलो अगली एंट्री आ गई बच्चे, तो ये भी हो गया। अमाउंट ड्यू फ्रॉम शारदा एंड कंपनी वॉज रिसीव्ड बाय चेक, जितना भी आपका अमाउंट ड्यू बनता था शारदा एंड कंपनी से वो आपको चेक से मिल गया। बट भैया भैया वो अमाउंट बनता कितना है यार, ये भी बताते ना, मतलब आपको सारी कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी, कितना अमाउंट बनता है खुद निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, चलो भैया 3 लाख रुपए के मैंने गुड्स बेचे थे शारदा एंड कंपनी को, 1 लाख तो मेरे को हाथों हाथ तभी मिल गया था, तो 2 लाख बचे। फिर मैंने 3,000 का खर्चा पे भी करा था उसके ब्याज पे, तो मतलब 2 लाख प्लस 3,000, 2,03,000 लेने बनते हैं। फिर भैया मैंने 20,000 के गुड्स वापस भी कर दिए थे, तो 2,03,000 में से 20,000 माइनस करे तो 1,83,000 मेरे लेने बनते हैं शारदा एंड कंपनी से। मिल गए, हाँ जी भैया मिल गए। अब ये भी देख लेते हैं हाथों हाथ, चेक से मिले हैं भैया, आपको याद होगा मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, चेक से कोई भी पेमेंट मिले तो आगे जरूर देखा करो वो चेक आपने डिपॉजिट कब करवाया है। तो एक बारी देख लो, नजर मार लो कि शारदा एंड कंपनी से जो चेक मिला है वो आपने डिपॉजिट बाद में तो नहीं करवाया। तो यहां पे बच्चे मैं मान लूंगा मैंने उसी दिन डिपॉजिट करवा दिया, तो एंट्री हो जाएगी बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट टू शारदा एंड कंपनी 1,83,000 रुपीज। कैसे निकाला मैंने आपको बता दिया। चलो तो जे के, अरे एबीसीडी पूरी आती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शारदा एंड कंपनी कितना बचे, 1,83,000। इजी है बच्चे, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है ड्यू कैश फॉर ऑफिस यूज, ये तो भैया इजी है, कितना बच्चे 20,000 रुपए, तो आपने कैश टू बैंक एंट्री कर देनी है। आपने ऑफिस जे के एल कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना बचे 20,000 रुपए, ये तो सिंपल है बच्चे। चलो नेक्स्ट एंट्री आती है बच्चे, उसके बाद है कैश विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ऑफ ओनर, भैया ड्राइंग्स हैं तो डैश कैश विड्रॉ करा है फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ऑफ ओनर, तो ड्राइंग्स टू कैश एंट्री होगी इसकी, तो 15,000 रुपए के एल एम ड्राइंग्स टू कैश कितना बच्चे 15,000 रुपए। ड्राइंग्स आपको पता है डेबिट होती है, कैपिटल का ऑपोजिट होता है हमेशा, कैपिटल जैसे क्रेडिट होती है बढ़ने पे, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होते हैं, बिकॉज ड्राइंग्स एक तरह से कैपिटल को कम कर रही है। तो ड्राइंग्स टू कैश 15,000 रुपए एंट्री हो जाएगी, बैंक बैलेंस कैश बैलेंस कम हो गया तो कैश इज एन एसेट, एसेट कम होने पे क्रेडिट, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला आ गया बच्चे क्या, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 75,000, इंश्योरेंस क्लेम लगा दिया भैया आपने, लॉस कर दिया है, 75,000 के गुड्स को आग लग गई है भैया, और आपने इंश्योरेंस क्लेम बुक कर दिया है कि भैया मैं तो अपने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लूंगा, ठीक है जी। तो ठीक है, तो आपने पहले तो अपने इंश्योरेंस की जो आपके गुड्स को आग लगी है पहले उसकी एंट्री पास करनी है, फिर इंश्योरेंस क्लेम लॉस करने की एंट्री आपने अलग से पास करनी है। दोनों एंट्रीज मैंने आपको बता रखी है, पूरा समझा कर आया हूं, अभी तक ऐसी कोई भी एंट्री नहीं है जो मैंने डिस्कस ना करी, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर डिस्कस करने के बाद ही आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, ऐसा नहीं है ना। तो यहां पे आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से बताकर आया हूं, तभी मैं कर रहा हूं। चलो तो यहां पे आपने 2 एंट्री पास करनी है एन पार्ट में, एन पार्ट में आपकी 2 एंट्री पास होंगी बच्चे। एक तो आप कर दोगे बच्चे लॉस बाय फायर टू परचेजेस, ये आपकी है गुड्स को जलने की एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 75,000। फिर आपने इंश्योरेंस क्लेम को लॉन्च किया बच्चे, तो उसकी एंट्री अलग से पास होगी, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी भी लिख सकते हो आप, टू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि आपने माना था आपका खर्चा हो गया, बट भैया आपने तो इंश्योरेंस से पैसे ले लिए, तो आपका खर्चा तो हुआ ही नहीं, अपने खर्चे को रिवर्स करो, तो आपने
खर्चे को रिवर्स किया तो जो आपने इंश्योरेंस लॉस बाय फायर को डेबिट करा था वो आपने क्रेडिट कर दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी लॉस बाय फायर 75,000 से आपने दूसरी एंट्री पास कर दी। ठीक है, थोड़ी गुचड़ पुचड़ हो गई है बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आना चाहिए। आई होप आपको समझ तो पक्की बात है आ ही रहा होगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आती है कौन सी भैया, आपने ओ पार्ट में रिसीव्ड इंश्योरेंस क्लेम फॉर गुड डिस्ट्रॉयड 60,000 इन फुल सेटलमेंट। भैया आपको 60,000 रुपए का इंश्योरेंस क्लेम मिल पाया, इसमें आपको पार्शियल क्लेम रिसीव हो रहा है। आपने 75,000 का लॉन्च किया बट मिला आपको 60,000 का, तो आपने ओ पार्ट में बैंक अकाउंट डेबिट, बाकी का बचा हुआ जो हो गया वो लॉस बाय फायर अगेन आपका डेबिट हो जाएगा, बिकॉज आपने तो अपना खर्चा पूरा रिवर्स कर दिया था बट आपको तो पेमेंट पूरी नहीं मिली ना, तो आपने अपना एसेट कम कर दिया जो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से क्रिएट किया था 75,000 से, आपको पेमेंट मिली ओनली 60,000 और बाकी का बचा हुआ 15,000 पे आपने अपना खर्चा दिखा दिया लॉस बाय फायर अकाउंट। ठीक है, इजी है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ओ हो गया, पी आ गया, कमीशन रिसीव 25,000, 20% बीइंग रिसीव्ड इन एडवांस। मेरे को 25,000 रुपए कमीशन मिला, 20% एडवांस का है, मतलब वो ड्यू नहीं हुआ अभी तक, दैट इज कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो इस केस में आप क्या करोगे, 25,000 का 20% होता है बच्चे 5,000 रुपीज, तो आपने 20,000 को अपनी इनकम दिखा देना है और 5,000 रुपए को अपनी लायबिलिटी दिखाना है। जो इनकम आपको एडवांस में मिल जाए वो बच्चे क्या होती है आपके लिए, लायबिलिटी, सर पे बोझ है आपके। तो यहां पे आपने क्या करना है बच्चे, MNO पी बैंक अकाउंट डेबिट, कैश स्लैश बैंक दोनों कर सकते हो आप, क्योंकि कंफ्यूजन है ना कहां से मिले पैसे, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन और टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ये जो CRI है आपने लिखा ना तो भाई साहब मुक्का पड़ेगा, वो भी नाक पे, मतलब आपने नहीं लिखना, नंबर कर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं शॉर्ट में, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा बच्चे, 25,000 मिले आपको 25,000 है, 20,000 तो बनते ही थे आपकी इनकम थी और 5,000 आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है बच्चे, 25,000 20,000 5,000। हर एक एंट्री का लॉजिक पता होना चाहिए कि आपका कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट का क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि लायबिलिटी थी, लायबिलिटी क्या होती है बच्चे आपकी, क्रेडिट होती है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं बच्चे, पी वाली एंट्री भी होगी, क्यू पे आते हैं सैलरीज पेड 50,000 एंड ड्यू आउटस्टैंडिंग 10,000। 50,000 की सैलरी पे करी और 10,000 की तो पे ही नहीं करी, 10,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपने खर्चा ड्यू हो गया बट आपने पे नहीं करा, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, इस केस में आपने एंट्री पास करनी है पी क्यू, दैट इज सैलरीज अकाउंट डेबिट, खर्चा है बच्चे, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं ना बच्चे, 50,000 की सैलरी थी ना और 10,000 पे नहीं करे तो 60,000 से डेबिट हो जाएगा, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चे 60,000 रुपीज से। ठीक है, टू कैश अकाउंट या कैश स्लैश बैंक अकाउंट, जो मैंने 50,000 पे कर दिया उसको तो मैं कैश स्लैश बैंक से दिखा दूंगा, और जो मैंने 10,000 पे नहीं करे उसको भैया मेरी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। ठीक है जी, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, और लायबिलिटीज क्या होती है बच्चे आपको बताइए, क्रेडिट। ठीक है जी, चल आगे बढ़ते हैं बच्चे, लास्ट की 4 एंट्रीज रह गई हैं हमारी। उसके बाद आता है बच्चे, सॉरी 3 एंट्री रह गई हैं, पेड रेंट 20,000, हाफ ऑफ द प्रीमाइसेस इज यूज्ड फॉर ऑन यूज। मैंने 20,000 रुपए का रेंट पे करा, आधी बिल्डिंग को, आधी प्रीमाइसिस को, आधे एरिया को मैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता हूं, ओन यूज के लिए यूज करता हूं, तो यहां पे बच्चे आधा एरिया क्या बन जाएगा आपका, एक तरह से ड्राइंग्स बन जाएगा। तो यहां पे आपने जो रेंट पे करा है वो रेंट है सिर्फ 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए की ड्राइंग्स है। ठीक है, तो यहां पे आप एंट्री क्या कर दोगे बच्चे, रेंट अकाउंट डेबिट PQR, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए ओनली, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, और बाकी टू कैश या बैंक। लगता है लास्ट की 2 एंट्रीज आगे करनी पड़ेंगी, यहां तो जगह खत्म हो गई। यहां पे आ जाएगा बच्चे 10,000, 10,000 रेंट था, खर्चा था, 10,000 ड्राइंग्स थी, और बाकी आपने टोटल 20,000 पे करे। ठीक है, ये सारी एंट्रीज बच्चे बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन था ये, मतलब सारी एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो तो आप। ठीक है, चलो सेकंड लास्ट एंट्री थे बच्चे, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक फॉर पर्सनल इन्वेस्टमेंट। मैंने अपने कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उस पे मेरे को डिविडेंड कलेक्ट हुआ। डिविडेंड का मतलब होता है बच्चे अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के एक टुकड़े को बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो यहां पे आपको डिविडेंड मिला 8,000 रुपए का, आपने पर्सनल की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उसका प्रॉफिट का हिस्सा मिला 8,000 रुपए का, और
wrongly credited in firm's अकाउंट, आपने उसको फर्म के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो मतलब एक तरह से अपनी और कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए यहाँ पे, तो मैंने क्योंकि यार मेरा पर्सनल पैसा था बैंक में आ गया फर्म के, तो यहाँ पे मतलब पैसा बैंक में और आ गया, फर्म के पास पैसा आ गया, तो एक तरह से कैपिटल इंट्रोड्यूस करना ही तो हुआ। तो यहाँ पे बचे आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री कर दोगे, क्योंकि यहां पे आपने गलती से फर्म के अकाउंट में पैसे डाल दिए अपने पर्सनल वाले, तो यहां पे एक तरह से आप बिजनेस में पैसे लेकर आए हो, तो यहां पे एंट्री कर दोगे। मैं यहीं पे कर रहा हूं बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं इसको, वो सोचते हैं कि भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड, आपकी इनकम है तो डिविडेंड रिसीव को क्रेडिट कर देंगे, डिविडेंड रिसीव को क्रेडिट कर देंगे मैक्सिमम बच्चे इस केस में, बट आपने ये नहीं करना, आपने कैपिटल और लगाई है एक तरह से, क्योंकि वो आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी, आपका पर्सनल इनकम थी वो, ठीक है जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपए, सिंपल, ठीक है। लास्ट एंट्री आती है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10% पर एनम, बिल्डिंग वर्थ 10 लाख। अगर ये ना भी लिखता ना ब्रैकेट में, तो ऊपर आपको बता रखा है बिल्डिंग 10 लाख रुपए की थी, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री तो पता ही है, डेप्रिसिएशन मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन मतलब खर्चा डेबिट हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी, एसेट की वैल्यू कम होने पे क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए, तो एंट्री हो जाएगी बच्चे, यहां कर दूं, कहां करूं, यहां कर देता हूं, चलो डब्बा बना दिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना से 1 लाख रुपए टू बिल्डिंग अकाउंट, कितना बच्चे 1 लाख रुपए, ठीक है जी। तो ये था आपका पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, इसके अंदर मैंने हर तरीके का कंसेप्ट घुसा दिया, जितना भी हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर इस क्वेश्चन के अंदर था, ठीक है। तो यहां पे आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं अब लास्ट स्लाइड की तरफ। हाँ जी बच्चों, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मतलब हमने पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से डिस्कस कर लिया है, हर एक एंट्री को मैंने आपको लॉजिक से समझाया कि आपकी एंट्री के अंदर डेबिट क्यों हो रहा है और क्रेडिट क्यों हो रहा है, और उसी अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चंस भी करे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसका असाइनमेंट कंप्लीट करना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे आपको समझ तो आ गया होगा, बट आपके माइंड में वो नहीं बैठेगा लॉन्ग टर्म के लिए। और जर्नल को जैसे कि मैंने बताया था, अगर जर्नल में हाथ पक्का नहीं है तो अकाउंटेंसी में मतलब आप डूब चुके हो, आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता। तो यहां पे बच्चे मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा दी है, अब आपका काम शुरू होता है, आपको इस चैप्टर की तैयारी करनी है, इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये चैप्टर आपका पक्का हो जाए, क्योंकि जर्नल के बिना अकाउंटेंसी अधूरी है, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, टिल देन टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स, ऑफ योर फैमिलीज, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।